प्यारे संतों, एक बार पाटनी साहब के लिए हम जोरदार तालियां लगाएंगे। भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए ऐसी ही भावना, ऐसे ही तमन्ना हमारे भारतवर्ष में अपेक्षित हैं। और जब हजारों लोगों को प्रेरणा देने वाले कोई स्पीकर अपने दिल में संतों के प्रति, धर्म के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति जब ऐसी भावना दिखाते हैं, तब हम सभी संतों के दिल में आशीर्वाद देना नहीं होता, लेकिन दिया जाता है। पाटनी साहब, आज का यह सेशन दुनिया भर में जो साधु संत जाते हैं, समाज को अच्छे संस्कार देने की निस्वार्थ निःशुल्क सेवा करते हैं, ऐसे हमारे इस यज्ञ में एक नूतन आहुति देने के लिए पाटनी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरु जी की इच्छा है कि हम सब साधु संत लोग धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रवचन देते हैं, लेकिन आपके पास उसकी कुछ अद्भुत अनोखी स्किल होती है। तो आज हम उनको सुनेंगे और उनके अनुभव से, उनकी दी हुई सीख से हम गुरु जी को, भगवान स्वामीनारायण को प्रसन्न करने के लिए कुछ पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी संत समाज को बारंबार प्रणाम। और मेरा सौभाग्य है कि बहुत जल्दी मुझे यहाँ फिर आने का मौका मिला। तो आज हम जिस विज्ञान की बात करने जा रहे हैं, इस विज्ञान को हिंदुस्तान में 2-3 लोग ही छूते हैं, कोई और हाथ भी नहीं लगाता। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है और इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल लोग सोचते हैं सीधे खड़े होकर चलना, मुस्कुराना, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक बहुत गहरा विज्ञान है। बल्कि ये कह लें कि यदि किसी के मन में क्या चल रहा है ये पकड़ना हो तो शब्दों से पकड़ना लगभग असंभव होता है। 99%, 99.5% तक की एक्यूरेसी होती है बॉडी लैंग्वेज से किसी के मन में क्या चल रहा है ये पकड़ने की। अभी दिक्कत क्या है कि ना तो ये हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इनको पुस्तकों से समझना बहुत कठिन है, जबकि बॉडी लैंग्वेज पे बहुत पुस्तकें हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हिंदुस्तान के यदि टॉप 20 घराने की बात करेंगे तो उसमें से लगभग 12-13 घरानों ने बंद कमरे में मुझसे बॉडी लैंग्वेज का सेशन लिया है, उनके मालिकों ने। यानी बड़े लोगों को पता है कि बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। तो जब कोई 2 देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हाथ मिलाते हैं तो आप अक्सर देखिएगा कि अगले दिन उनकी हाथ मिलाते हुए तस्वीर छपती है और ये भी लिखा जाता है इन्होंने हाथ आगे ज़्यादा बढ़ाया, इन्होंने हाथ आगे कम बढ़ाया, इन्होंने गर्मजोशी दिखाई, इन्होंने नहीं दिखाई। तो एक्चुअली फॉरेन में जब कोई बड़ा नेता बनता है तो उस या कोई बड़े पद को सुशोभित करता है, उसके पहले उसको फॉर्मल बॉडी लैंग्वेज की कोचिंग लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बॉडी लैंग्वेज का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि बॉडी लैंग्वेज हम अपने आप सीख जाते हैं। जैसे मैं चाहूँगा कि जब आज का सत्र हो तो आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें और इन्वॉल्व हो, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ये थ्योरी नहीं है। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज कितनी नैसर्गिक होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से क्या इशारा करते हैं? जैसे किसी को बोलते इधर आओ तो हाथ कैसे इशारा करते हैं? बहुत सुंदर। मैं फिर से पूछता हूँ यही चीज, मैं देखिएगा आप सब की तरफ, कि जब किसी को बुलाते हैं तो हाथ कैसा इशारा करता है? आप सारे अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग स्थितियों से आए हैं, अलग अलग शिक्षा वर्ग है, अलग अलग सब कुछ है, लेकिन पूरे का इशारा ये क्यों है? क्या आपको किसी ने सिखाया कि किसी को बुलाते वक्त उंगली ऐसे करना? ऐसे भी तो कर सकते थे। जब किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी तो हमारा ये हाथ का इशारा बना कैसे? जैसे आदमी बहुत परेशान होता है, जब बहुत टेंशन में होता है, परेशान होता है, तो हाथ को कहां पे रखता है? हर व्यक्ति का हाथ एक ही जगह। क्यों? वो यहां भी तो रख सकता था, यहां भी तो रख सकता था, यहां भी तो रख सकता था। क्यों? किसने बताया भाई? कोई बुक में नहीं लिखा, माँ बाप ने नहीं सिखाया, कभी किसी के माता पिता ने सिखाया सुनो जब टेंशन हो ना हाथ ले जाके यहां रख लेना, ऐसा तो किसी ने नहीं सिखाया। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? हम लोग नैसर्गिक रूप से एब्जॉर्ब करते हैं।
हमको पता नहीं चलता है कि हमने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन सारे के सारे लोग एक जैसी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मस्तिष्क लेता है इस बॉडी लैंग्वेज को। अच्छा, किसी को ठीक है तुम जाओ यहां से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? गजब, एक एक्शन अलग नहीं है। ठीक है तुम जाओ, एक एक्शन अलग नहीं है, एक एक्शन अलग नहीं है। अच्छा, किसी को टाटा या बाय बाय कैसे करते हैं? अब किसी ने नहीं बोला कि ऐसा हिलाओ, ये ऐसा भी तो हिल सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, है कि जाओ घूमते रहो, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहीं देश के गांव देहात, अनपढ़, पीएचडी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, किसी के पास चले जाओ, वो इशारा ऐसे ही करेगा। तो सार क्या है कि बॉडी लैंग्वेज अवचेतन मस्तिष्क से पैदा होती है, अवचेतन मस्तिष्क ही उसको रीड करता है, अवचेतन मस्तिष्क ही उसको एब्जॉर्ब करता है। तो आज हम एक ऐसे साइंस के बारे में बात कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप अभी भी बोलते हो इधर आओ, जाओ यहाँ से, हैं? जैसे किसी को झापड़ मारना हो सांसारिक जीवन में, एक झापड़ दूंगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? तो ये बैंड होगी, एक झापड़ दूंगा। कहीं का भी हो ना, हिंदुस्तान में, बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, ऐसा ही बोलेगा, एक झापड़ दूंगा। किसी ने नहीं सिखाया, ऐसा भी तो कर सकता था, एक दूंगा, सिर पे दे सकता था, कहीं दे सकता था। तो हम लोग अनट्रेंड होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता तो भी हम एक जैसी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हो गया सामान्य जीवन। अब बॉडी लैंग्वेज का साइंस क्या कहता है, इसको हमको कैसे उपयोग करना चाहिए, अपने हित में कैसे उपयोग करना चाहिए। सबसे खास बात बताऊं, सारी दुनिया ये बोलती है कि भाई मेरे को बोलने की कला नहीं आती, ये नहीं आती, जबकि रिसर्च कहती है कि पब्लिक स्पीकिंग में टोटल जो बोलने की कला है, पूरे कम्युनिकेशन में जो बोलने की कला है, उसका योगदान महज 38% है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं मेरी भाषा बहुत अच्छी है, भाषा, अरे शब्दों का योगदान महज 7% है। कितनी माएँ होती है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल नहीं गई, कभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, लेकिन क्या वो अपने बच्चे को अपना प्रेम नहीं समझा पाती? शब्दों की कमी हो चाहे कुछ हो, कहीं जाके बात नहीं कर पाती। तो शब्दों का जो पावर है वो सिर्फ 7% है। इसलिए यदि आपको भाषा आती हो, चाहे भाषा नहीं आती हो, भाषा में कम प्रवीणता हो, तो भी शब्दों की परवाह मत कीजिए। शब्द एक्चुअली सबसे छोटा हिस्सा है। तो कभी कभी अपन नहीं बोलते भाई वो बहुत पढ़ा लिखा है, उनके शब्द बहुत अच्छे हैं, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है। ठीक है, चयन अच्छा है तो थोड़ा ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन चयन अच्छा नहीं है तो खराब होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, शब्दों के चयन के बाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे बोलते हैं, हाउ यू स्पीक। जैसे कई लोगों को आप देखेंगे, वो बेचारे नॉर्मल बात करते हो, विवाद हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, उसके मन में कुछ नहीं है, उसका टोन खराब है। ऐसा आपने कितनी बार सुना, हर घर पर, अरे उसके मन में कुछ नहीं है, उसका ना बोलने का तरीका गलत है। तो हाउ यू स्पीक इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी वर्ड सेलेक्टेड। तो हाउ यू स्पीक। अब इन सब के पितामह जो हैं उनको कोई नहीं पढ़ाता, इन सब के पिताजी हैं 55% बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज की हमारे को कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं है। हम अपने अनुभव से आज तक जो सीख पाए हैं वैसा प्रयोग कर रहे हैं। सार ये है, हमको बताया नहीं किसी ने ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज इस 55% हिस्से को हम सामान्य तरीके से कुछ हद तक डिकोड करने का प्रयास करेंगे। बॉडी लैंग्वेज में 500 से ज़्यादा सिग्नल होते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में 5-10 सिग्नल ही काम आते हैं। वो 5-10 सिग्नल, उनका अर्थ मैं आज आपको समझाऊंगा। क्या आप सब तैयार हैं? एकदम। तो अपनी कलम वलम चलाते रहिए बीच बीच में, क्योंकि आपको अपनी भाषा में लिए गए नोट्स ज़्यादा समझ आएंगे। मैं कितना ही यहाँ पढ़ा लूँ। अब कुछ अक्षर, जैसे देखिए कुछ इशारे, जैसे ये एक इशारा है, तो हम जब इंडिया में बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसको जापान में बोलोगे तो इसका मतलब पैसा। ठीक है, यदि आप फ्रांस में, टर्की में या ब्राजील के सामने ऐसा बोलोगे तो जेल हो जाएगी आपको, क्योंकि उनके में बहुत ही डेरोगेटरी सिग्नल माना जाता है। तो जैसे आप लोगों में से बहुत सारे संत अलग अलग देशों में प्रवचन भी करते हैं, करने जाते थे, होंगे नहीं होंगे जो भी, लेकिन नज़र आते हैं सब तरफ संत। तो कभी कभी हम अपने देश के सामान्य इशारे कर दें स्टेज से, और हमको पता ही नहीं चला कि क्रॉस कल्चर में इस इशारे का क्या मतलब है। तो वो बॉडी, इसका मतलब ये है कि भैया वहाँ पे जैसे आप किसी फ्रेंच को बोलोगे तो बोलेगा इन्होंने मेरे को अभी अपशब्द कहा है।
टर्की वाले को बोलोगे, बोलेगा इसने मेरे धर्म का अपमान कर दिया। तो कभी कभी एक बॉडी लैंग्वेज का सिग्नल विवाद खड़ा कर सकता है, बवाल खड़ा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हम कुछ कॉमन सिग्नल्स की आज बात करेंगे। अच्छा, एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। महिलाएं जो होती है, तो हम जब सांसारिक जीवन में स्वामी जी कहते हैं, तो हम लोग पतियों से ऐसा कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी कभी आपको ऐसा बोल दे कि मुझे ये आदमी नहीं जच रहा है, इसके साथ व्यापार मत करो, या ये ठीक नहीं है मत करो, तो उस दिन उस काम को टाल देना। क्यों? क्योंकि हमेशा से महिलाएं अवचेतन मस्तिष्क की बहुत ज्यादा बड़ी रीडर हैं पुरुषों से। पुरुष मोटी बुद्धि के लोग होते, ठीक है? मैं भी शामिल हूं, ठीक है? तो पुरुष जो होते हैं वो मोटी बुद्धि के होते हैं। वो ना जैसे एक बात कर रहे हैं तो एक ही बार में एक ही बात कर सकते हो, और उनको कोई डिस्टर्ब करेगा तो क्या बोलेंगे, तुमको दिखता नहीं मैं बात कर रहा हूं, दिखता नहीं मैं व्यस्त हूं। जैसे हम डिस्टर्बेंस नहीं ले पाते। और जब एक महिला किचन में होती है तो वो एक ही वक्त में एक तरफ खाना बनता रहेगा, एक तरफ चाय बनती रहेगी, एक तरफ ससुर का खाना बनता रहेगा, बच्चा आवाज लगाता रहेगा, धोबी पूछता रहेगा कपड़ा कहाँ है, पति पूछता रहेगा मेरा बेल्ट कहाँ रखा है, बेटी पूछ रहेगी स्कूल बैग का, और एक साथ 10-12 लोग को जवाब दे के भी वो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत खंडों में काम कर सकता है। हमारा दिमाग पाइप टाइप का है, एक ही तरफ काम करता है, और जैसे ही उसको छेड़ोगे वो काम बिगड़ जाएगा, दूसरे में जाएगा। तो हमेशा पुरुष क्या बोलेगा, सुनो मैं अभी काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना बीच में है। और आप महिलाएं बहुत कम ऐसा बोलेगी, सुनो मैं काम कर रही हूं डिस्टर्ब मत करना। वो बोलेगी उल्टा, सुनो मेरे को पूछ लेना ना एक बार जाते आते, गड़बड़ नहीं करना। तो इसमें कहा जाता है कि मेन जो है ना, बाय डिफॉल्ट पुरुष बॉडी लैंग्वेज के अच्छे रीडर नहीं होते, वो कितने ही ज्ञानी समझ ले खुद को, ठीक है? और महिलाओं को बहुत ज्यादा आभास होता है, उनका सबकॉन्शियस रीडिंग रहता है, कुछ तो आज मेरे को गड़बड़ लग रहा था। और देखो, एक महिला ऑब्जर्वेंट भी गजब की रहती है। जैसे एक पुरुष जाएगा, वो बात करने में व्यस्त हो जाएगा, एक महिला जाएगी तो उसको ये पता लग जाएगा सामने वाले ने कान में क्या पहना था, नाक में क्या पहना था, गले में क्या पहना था, साड़ी कौन से कलर, पल्लू कौन से कलर का, ट्रे कौन से कलर की थी, कप कौन से कलर का था। तो इसलिए कहने का सार क्या है, इसलिए पुरुषों को बॉडी लैंग्वेज याद करना पड़ता है, महिलाओं में बाय डिफॉल्ट आती है। तो हमको कुछ सिग्नल याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या होता है, जहां रहते हैं वहां मस्त हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर एक साथ 10 चीजें ना सोच सकते, ना विचार कर सकते, ना जो सर्जरी कर सकते। तो अब पहले कुछ नियम बता दूं। बॉडी लैंग्वेज एक खतरनाक किस्म का विज्ञान है। पहला रूल क्या है, अप्लाई कॉमन सेंस फर्स्ट। जैसे आज मैं यहां भी आपको बताऊंगा, कल सुबह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप हर किसी की बॉडी लैंग्वेज देखने लग जाओगे, यहां चारों तरफ समस्या फैल जाएगी आज रात के बाद, ठीक है? आप भक्तों की देखने लग जाओगे, आप इसकी देखने लग जाओगे, आप भक्तों सब पूरा प्रॉब्लम में चलाते हैं। आप मेरे लिए भी संतों को बॉडी लैंग्वेज सिखाने का पहला एक्सपीरियंस है। सांसारिक लोग को सिखाता हूं, उनका तो ऑफिस ही पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। वो हर कोई एक दूसरे की टोका टाकी लग जाता है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खड़े हो, देखा वो हाथ ऐसा खुजाल रहा था, इसका मतलब ये था, ये उंगली उसने यहां ले गई थी इसका। तो एकदम 2-4 दिन तक वो लोग मतलब दिन रात क्या पाटनी साहब क्या सिखा के चले करके, और फिर 10-15 दिन बाद 90% लोग भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं, 10% याद रखते हैं। लर्निंग का यही चक्कर है, आधे लोग भूल जाते हैं। तो पहली चीज कॉमन सेंस लगाना, यानी मैंने बोला नाक खुजालने का मतलब ये, तो तुरंत आप ये मतलब मत लगा लेना, हो सकता है उसको सर्दी हो, ठीक? यदि मैंने बोला हाथ बांध के रखने का मतलब ये, तो आप तुरंत मत सोचना पाटनी जी ने बोला था ऐसा है, अरे भैया हो सकता है उसको ठंड लग रही हो, वहां कड़कड़ा रहा हो, उसने उस वजह से हाथ बंद किया हो। तो इसका पहला रूल है अप्लाई कॉमन सेंस फर्स्ट, ठीक? बॉडी लैंग्वेज उसके बाद आना चाहिए। पहले आपका सामान्य जजमेंट क्या बोल रहा है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज का जजमेंट अपने को लेना है। दूसरा, हर बड़े निर्णय पे पहुंचने के पहले 2-3 चिन्ह ढूंढना। यानी सिर्फ एक मैंने हाथ बांधना बोला तो सिर्फ हाथ बांधने के आधार पर कोई निर्णय मत लेना। मैं आपको सारी चीजें अभी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा यहाँ कुर्सी पे। मैं नीचे से सब जूनियर संत लोग को भी बुलाऊंगा, बाद वालों को, आप सब आइए यहाँ पे डेमो का हिस्सा बनिए। तो 2-3 साइन को देखने के बाद फैसला करना। एक साइन से जैसी हाथ बांधा खटाक से फैसले पे मत आना। तो डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन फास्ट, मतलब तुरंत निर्णय नहीं लेना है। किसी को दुनिया में नहीं बताना है कि हमने बॉडी लैंग्वेज सीखी, नहीं तो आपने पता चला कि कोई ऐसे बैठा है, ऐसा मेरे को मालूम है अभी तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा हाथ बंधा हुआ है, हमको बॉडी लैंग्वेज की क्लास में बताए थे,
तो दुनिया में किसी को नहीं बताना। तो हम लोग सांसारिक में जब लेक्चर लेते हैं तो हम लोग सब पतियों से कहते हैं गलती से पत्नी बच्चों को मत बता देना, बॉडी लैंग्वेज आती है, नहीं तो अगले दिन से वो समझ जाएंगे आप क्या ताड़ रहे हो और उसको न्यूट्रल करने का प्रयास करेंगे। तो नेवर टेल एनीबॉडी दैट यू रीड बॉडी लैंग्वेज, नेवर टेल। आपको मैं अपनी बात बताता हूं, मैं किसी डिस्कशन में बैठा हूं, मैं सामने वाला मुंह से क्या बोल रहा है इस पे महज 30-40% ही फोकस रखता हूं। मेरा दिमाग बाय डिफॉल्ट बॉडी लैंग्वेज रीड करता रहता है, क्योंकि सिस्टम ही वैसा हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे ही रीड करता रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी के साथ बैठा हूं और मेरा परिवार भी बैठा है और मेरे को बाहर निकल के बोलते हैं बहुत बढ़िया था ना ये, तो मैं उनको बोलता हूं अगली बार इससे नहीं मिलेंगे। तो बोले आपका तो इतनी बढ़िया बात चल रही थी, आधा घंटा आपने गप मारी। और मैं बोलता नहीं अगली बार इनसे नहीं मिलेंगे, ही इज नेगेटिव। तो उन लोगों ये क्या जज किया आपने, नहीं मिलेंगे, ये मेरा इंटरनल जजमेंट है। तो कभी कभी जब आप बॉडी लैंग्वेज में माहिर हो जाएंगे तो शब्द क्या बोल रहे हैं उससे आप मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि शब्द जिसको झूठ बोलना है वो हमेशा शब्द सजा कर बोलता है। एक बात याद रखिए, जिसको झूठ बोलना है वो हमेशा शब्द सजा कर बोलता है, वो हड़बड़ाएगा और लड़खड़ाएगा नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस से बोलेगा और आपको दूसरी चीज पकड़ना है कि चल क्या रहा है वहां। तो लास्ट इसका है एनालाइज, मतलब ध्यान से देखें, गहरे घुसें, ऑब्जर्व, देखें, लर्न, सीखें, प्रैक्टिस, अभ्यास करें, टुकड़ों में पहले अभ्यास करें, उसके बाद लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। तो बॉडी लैंग्वेज जो 55% विज्ञान है। अच्छा, एक स्पीकर के तौर पर भी, एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर भी देखिए, आप अपील करने के दो तरीके हो सकते हैं। मेरे को कोई अपील करना है, एक पब्लिक स्पीकर हूं और मैं ऐसा करता हूं, मैंने दोनों हाथ बांध लिए, आज मैं आपसे अपील करता हूं, एक अपील ये है, ठीक है, और मैं अब अपनी बॉडी लैंग्वेज को खोलता हूं, अनंत में ले जाता हूं, आज मैं आपसे अपील करता हूं। किसमें प्रभाव ज्यादा था? शब्द सेम है, टोन सेम है, कुछ भी नहीं बदला, केवल हाथ बदला। आज मैं आपसे अपील करता हूं, आज मैं आपसे अपील करता हूं। तो केवल दोनों हाथ खोल देने से उन शब्दों का पावर कई गुना हो गया, राइट? तो एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे अभी जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे कि वो लगातार मूव करती है, लगातार मेरे शब्दों का सहारा बनती है, सपोर्ट बनती है। तो एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे, एक कथाकार के तौर पर, एक प्रवचनकार के तौर पर, एक नॉर्मल वार्तालाप में आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा प्रभावी होगी, आपकी बातें उतनी स्ट्रांगली दूसरे के अंदर जाएगी। क्या यहां तक मैं स्पष्ट हूं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो अभी हम कुछ सिग्नल्स की बात करते हैं। चूंकि बॉडी लैंग्वेज की दुनिया में आपको घुसा रहा हूं, भले ही हाथ नहीं मिलाते, लेकिन कभी आपके सामने दो लोग हाथ मिलाएं, या एक सामान्य समझ के लिए ये चीज आपको जानना जरूरी है। जब बराबरी के दो लोग हाथ मिलाते हैं, देखिए वो सोच के नहीं मिला रहा है, उसके दिमाग में जो चल रहा है ना, उससे उसका हाथ वैसा हो रहा है। तो जब बराबरी के दो लोग हाथ मिलाएंगे तो वो सीधा हाथ मिलाते हैं। यदि मैं ज्यादा देड़ होशियार हूं या ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट, स्मार्ट, बड़ा, अहम मैं समझता हूं, तो मेरे हाथ मिलाने का तरीका बदल जाएगा। मैं कैसे मिलाऊंगा पता है? और अच्छा, क्या बदला इसमें? ऊपर से पछाड़ियो, ऊपर से। अब हाँ, तो जब मैंने ऊपर से मिलाया तो इनकी मजबूरी क्या हुई? और ये कौन रहता है बाहरी दुनिया में? ये कौन है? दे दो भाई, दे दो। ठीक। तो जब मैं ज्यादा होशियार हूं तो मैं क्या करूंगा कि इनको हाथ ऐसे दूंगा और सब ठीक है। अब इनकी मजबूरी हो गई नीचे आना, और ये मेरी ग्रिप में, मैं इनको जितना हिलाना चाहूंगा हिलाऊंगा और छोड़ दूंगा। मेरे अवचेतन मस्तिष्क मुझे ड्राइव कर रहा है कि मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरा हाथ ऐसा गया। और ये भले ड्राइव हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे इनका नीचे हुआ ये नीचे हो गए। अब क्या होगा? यदि इनको मुझे समझाना है कि भाई हम दोनों एक बराबर हैं, समझना बहुत। अब इसमें होता कैसे? अब ये व्यक्ति मान लो मेरे से छोटे हैं और ये बार बार मेरे से ऐसे ही मिला रहे हैं, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा 2-3 बार के बाद। अच्छा, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं अनकंफर्टेबल क्यों हो गया। सबसे ब्यूटीफुल बात क्या होती है, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आप यार इस आदमी से हाथ मिलाने के बाद असहज क्यों हो गए, कहीं अंदर से कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो मुझे इनको सीधा करना पड़ेगा एक्चुअली।
अब मैं इनको सीधा कैसे करूंगा? चलिए आप मेरे से वैसे ही हाथ मिलाइए जैसे मैं आपसे मिला रहा था। आप फिर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या हुआ। ठीक है, सीधा कर। मोड़ देना। ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसा रखा था, मैं उस हाथ को सीधा करके हिला दिया। इनको नहीं पता क्या किया, लेकिन इनके सब कॉन्शियस माइंड को सिग्नल चला गया बराबरी का मामला है भाई। क्लियर? तो अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, आप आगे आ जाओ। ठीक है, अब मुझे कई लोग आप देखना बहुत नेचुरली हाथ कैसे मिलाते हैं, वो हाथ ही ऐसे मिलाएंगे और भाई साहब ठीक। कई लोग हाथ और कैसे, वो खुद ही अपना हाथ नीचे रख दे। ये कब होता है? या तो मैं पहले ही खुद को हल्का पतला मान रहा हूं, एक, लेकिन इसका एक बहुत रणनीतिक उपयोग है, जितने पीछे बैठे हैं लोग समझिएगा, कि जब किसी बड़े को आपको यह एहसास दिलाना हो कि आप उसका बहुत सम्मान करते हैं, आप उससे छोटे हैं और आपको उसके आशीर्वाद की, उसकी ब्लेसिंग की जरूरत है, अपने आस पड़ोस, पास पड़ोस, नियर डियर, क्लब, संस्था, जहां भी, जस्ट आपको तो जानकारी के लिए बता रहा हूं, तो उस वक्त आपको जानबूझ के अपना हाथ ऐसा देना चाहिए। अभी मैं आपको मान रहा हूं, आप बड़े हो, तो मैंने अपना हाथ आपको ऐसे दिया, तो अब आप इसको हिलाइएगा, तो अब आपको बड़प्पन की फीलिंग आएगी, क्योंकि मेरा हाथ नीचे है, मैं याचक हूं आपके सामने। तो जब किसी बड़े को ये संदेश देना हो नॉर्मल जीवन में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे महत्वपूर्ण हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं, मैं आपसे, तो मेरा हाथ हमेशा नीचे जाएगा और मैं सामने वाले के हाथ में कंट्रोल दे दूंगा, है। और कई लोग तो हाथ मिलाते ही नहीं, वो तो अपना हाथ सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है, वो ऐसे दे देते, सामने वाले को बोलते जितनी बार हिलाना हिला के छोड़ देना। तो अक्सर ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत कोमल होता है, डिसीजन मेकर नहीं होता स्ट्रांग, उसके हाथ मिलाने की कला बता देती कि डिसीजन मेकर नहीं है, विपरीत परिस्थिति में लड़खड़ाएगा, सब कुछ होगा इसके साथ। तो ये सब सिग्नल है, इनके लिए कोई शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जब कोई आपसे ज्यादा, आपकी बराबरी का है लेकिन ज्यादा होशियार बन रहा है, तो क्या करोगे? हाँ, ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीज आपके उतने काम की नहीं है, लेकिन कभी कोई आपके सामने दो भक्त एक दूसरे से हाथ मिला लें, कभी कभी काम में आती है। आती है, हाँ। तो कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, स्वामी जी, हाँ, वो आके खुद ही मिल जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, उनको समझ तो होती नहीं है, तो वो ऐसे हाथ मिलाते हैं कि उनके जाने के बाद अपने को हाथ ऐसा करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक बात बता दूं, हाँ। हमारे यहाँ जो राजा महाराजा और कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको आपस में कुछ व्यवहार बिगड़े होते हैं, तो आपस में किसी प्रसंग में मिलने का तो होता है, फिर मिलने में वो लोग हाथ मिलाते मिलाते एक दूसरे को कुछ कह देते हैं, ऐसा होता है। हमारे यहाँ एक गांव है लिमड़ा, उनके एक राजा थे, और भावनगर स्टेट के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, वो जब छोटे थे, उनके भायात होते हैं, काका भतीजा, तो एक लग्न प्रसंग में एकत्रित हुए, तो हाथ मिलाने के समय ये लिमड़ा वाला ने क्या किया, बहुत दबाया, बहुत दबाया और मैसेज दे दिया तेरी खैर नहीं है। इतना हुआ, फिर क्या हुआ, इतना मैसेज से वो अपने राज्य में गए और सिंहासन पर बैठकर कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर नरेश ने ऐसा कहा कि मेरे कोट में कुछ खूंच रहा है। यहाँ उसे डाभोड़ियों के गुजराती में एक घास आती है, घुस जाए तो खूंचती है, तो उसको निकालना है। तो अंगरक्षक सेवक को आया और ऐसे ऐसे देखने लगा, तो महाराजा बोला ऐसा नहीं है। फिर ये लाखन का गांव है, यहाँ वहाँ के काठी लोग सुरवीर होते, इन लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे बार गांव के आप भुगतान भुगते हैं, आवक लेते हैं, आमदनी बार गांव की, तो ये काम करना है, उसको उड़ा देना है। फिर प्लान बना दिया। फिर ये लोग दो थे,
लाखा ग्वालिया नाम था और उनका बेटा था अर्जुन ग्वालिया। इन दोनों ने मिलकर, ये लिमड़ा का नरेश था, उसका नाम था भनु, अनु अनु अनुभा लिमड़ा, इनके साथ इन दोनों ने युद्ध करके मार दिया, ये डापोलिया निकाल दिया। ये इसने सिर्फ इस संदेश बस से, बिना शब्द उपयोग किए, बिना शब्द उपयोग से। सही, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट। अब दो और पोज दिखाता हूं खाली आपको हाथ मिलाने का। गुरुजी, इस हैंडशेक का नाम है ग्लव्स हैंडशेक। तो इसका ये मतलब होता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा स्नेह करता हूं, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप मेरे बहुत ज्यादा करीब हैं, आप मेरे बहुत ज्यादा खास हैं। और यदि बगल से ये हाथ आके लग गया तो इसका मतलब सामने वाले ने भी बिना शब्द के बोल दिया कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। अब आपके काम की चीज, अब ये आप लोगों के बहुत खास काम की चीज। यदि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि किसी घर का दरवाजा बंद हो तो कितनी कीमती गिफ्ट हो, कितना ही कीमती मेहमान हो, क्या वो अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। बॉडी लैंग्वेज में आप संतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई सिग्नल है तो वो ये है, किसी भी हाल में आप जब सभा ले रहे हो और नीचे बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसा बंध गया तो इसका मतलब उनकी रुचि आपकी सभा में नहीं है, उनका दरवाजा बंद हो गया। अब वो बैठ के ऐसा ऐसा करते रहेंगे, हाँ, लेकिन वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है। उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया, आपसे एक वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने उस काल, उस परिस्थिति और उस जगह से अपने आप को इंसुलेट कर लिया। ठीक, तो इसमें जो पहला पोज दिखाया गया है, उस पहले पोज को आप ध्यान से देखेंगे तो उस पहले पोज में ये बॉडी का लॉक है। तो आज मैं आपको सबसे क्लासिक चीज बताता हूं, इसमें मैं खुद ही डेमोन्स्ट्रेशन का पीस हूं। यदि आप सभा ले रहे हैं और श्रोताओं के हाथ ऐसे बंध गए, उस वक्त आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे उनका हाथ खुल जाए। ठीक है, अब मैं इसको व्यापार की दुनिया में लेके जाता हूं। तो जैसे कपड़े खरीदने वाले, क्या कभी कोई जाएंगे, शर्ट पैंट खरीदने को जाएगा, कोई महिला साड़ी खरीदने जाएगी, तो बार बार सेल्समैन क्या करता है, ऐसा करके साड़ी डालता है उनके सामने और उनको बोलता है, बहन जी पकड़ के देखिए ना फैब्रिक कैसा है, छू के देखिए, जरा कपड़ा छू के देखिए। अरे बहन जी क्या मालूम कपड़ा कैसा होता है, बहन जी कोई कपड़ा फैक्ट्री में काम की, रोज नया कपड़ा आ रहा है दुनिया में। लेकिन उसका कारण यह है कि आपका हाथ खुला रहे। तो यदि आप बोल रहे हैं और श्रोता का हाथ बंधा, इसका मतलब श्रोता आपके कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। अब आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा? तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत लोग अपने अपने तरीके लगाते हैं। बोलिए दोनों हाथ उठाकर जो आप बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर, या हम लोग अपने तरीके से हम लोग एक हेलो वर्ड यूज करते हैं, हेलो। मैंने किया था क्या लास्ट टाइम? तो कोई भी आदमी कैसे भी मुद्रा में रहता है उसको बोलते हैं हेलो, खट करके हाथ बजाता है। तो एक बार उसका हाथ खुल गया तो थोड़ी देर खुला रहता है, यदि मैं फिर बोर करूंगा ना 2 मिनट में फिर घुस जाएगा। यदि मैंने खुलवाया और उसके बाद वो खुला रह गया, इसका मतलब वापिस मेरा और आपका कनेक्शन हो गया। अब एक और बात, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने कोई बात बता रहा है, ठीक है, और आपका हाथ बंद गया, एक गुरु को किसी भी हाल में अपने प्रवचनों में या किसी भी चर्चा में या किसी भी कथा में हाथ नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हाथ बांधते साथ बॉडी लैंग्वेज का आधा प्रभाव खत्म। आपके हाथ हमेशा ऐसे खुले होने चाहिए, ऐसा अनंत आकाश की तरफ विस्तार करना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं आपका संदेश दूर दूर तक फैले, जितना अनंत में फैले। तो अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कभी कोई बात आपको, गुरुजी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इंडिया में एक बहुत बड़ी कपड़ा कंपनी के मालिक है, उनके 300-400 स्टोर हैं। उन्होंने मेरे बॉडी लैंग्वेज का सेशन अटेंड किया। 7-8 साल बाद वो मेरे से मिले, मेरे से कहते हैं पाटनी साहब आपका सब कुछ मैं भूल गया, आज तक एक चीज नहीं भूला। मैं बोला क्या? जब भी मेरे पास कोई विज्ञापन मांगने आता है,
मतलब मेरे बड़ी कंपनी है तो विज्ञापन मांगने अखबार वाले रोज आते हैं, ये आते हैं, चंदा लेने आता है, और मेरे को पता है कि मैं कैसे ना कैसे इसकी बात में आ जाऊंगा और इसको चंदा दे दूंगा या बड़ा विज्ञापन दे दूंगा। उसी वक्त मेरे को आप याद आते हो और मैं अपना हाथ ऐसे बांध लेता हूं और उस वक्त मेरे मन से आवाज आती है, अब तू लेके दिखा। तो जब कोई बात हमको स्वीकार ना करनी हो, जब हमको किसी के प्रभाव में ना आना हो, तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क को हम ट्रेनिंग दे सकते कि भाई हाथ बांध ले। ये हुआ पहला लॉक। तो नॉर्मल लाइफ में ये लॉक लगना ही नहीं चाहिए, कहीं पर भी संबंध बनाना है तो नहीं लगना चाहिए। जब किसी को ये लॉक लगा रहे तो कोई बात मत बताइए। जब हम लोग सांसारिक लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चे को आप डांट रहे हो जोर जोर से, और बच्चा दोनों हाथ बांध के सिर झुका के खड़ा है, और पप्पा सोच रहे कितना आज्ञाकारी बच्चा है, हाथ जब डांटो हाथ बांध के सिर झुका के खड़ा हो जाता है। वो एक्चुअली बच्चा मन में सोच रहा है, पापा आपके सारे डायलॉग मेरे को याद है, इसके बाद आप क्या बोलोगे, फिर आप क्या बोलोगे, और जल्दी बोलो मेरे को भी बहुत काम है। ठीक है, वो मन में ऐसा बोल रहा है, वो अपने आप को इंसुलेट कर चुका है, आप अपना काम खत्म करो, मेरे को मालूम है सब क्या क्या होना, फिर मेरे को जाना है। तो गलती से कोई हाथ बांधा हुआ रहे तो उससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने की गुंजाइश कम है। क्लियर? और जब हमको किसी चीज को अस्वीकार करना हो तो यही हमारा हथियार है। तो ये हुआ पहला लॉक। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, दो पुरुष खड़े हुए, दोनों ने एक लॉक लगाया हुआ है। आप उन दोनों की भावभंगिमा देखिए, 100% सेम है। सेंटर में जो दो पुरुष खड़े हैं वो 100% सेम है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। ये दोनों एक अनजान जगह में मिल गए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मान लो, अपने अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, सुनना दोनों के नहीं, एक दूसरे की ज्ञान दोनों बांट रहे एक दूसरे को। अब यहां पर ये खुल गया मामला। जैसे ये हाथ खुलेगा तो ये पैर भी खुलेगा। अब मैं आपको इसी के साथ की दूसरी चीज बताता हूं। सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? हाथ लॉक। अब दरवाजे पे दो ताले लटके, तोड़ ले जितना तोड़ सकते हो। अच्छा, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, मुंह को हमेशा ऐसा ऐसा करते रहते हैं ताकि सामने वाले की अवज्ञा ना हो, अनादर ना हो, लेकिन अंदर से अस्वीकार कर रहे हैं। तो हमको सिग्नल देखना पड़ता है कि मुंह से ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, कोशिश करते हैं, ठीक है, हम लोग जाके बात करते हैं, आपको बताते हैं, एक बार हम लोग जाके सब मिल के चर्चा कर लेते हैं। वो मुंह से राइट शब्द बोल रहा है, चेहरा ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन बॉडी दूसरा सिग्नल दे। अब बॉडी दूसरा सिग्नल क्यों देती है, इसके साइंस को समझते हैं। हम में से किसी को ना झूठ बोलने की ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं मिली। एम आई राइट? किसी माँ बाप ने झूठ बोलने की ऑफिशियल ट्रेनिंग अपनी संतान को नहीं दी। तो हम पैदा सच बोलने के लिए होते हैं, इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है घर की बात बाहर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, जाके उनको बताना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ पोक देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं। तो बच्चा जो होता है नैसर्गिक रूप से जो देखा सो बोला वाली भूमिका में रहता है। जो देखा सो बोला, जो हुआ सो बोला। तो धीरे धीरे उसको समाज सिखाता है, आसपास के माहौल से सीखता है कि हाँ भैया पिताजी घर पे हैं तो भी कोई घंटी बजाए तो बोलना पड़ता है, पापा तो बाहर गए हैं आज नहीं है, पापा अंदर बैठे हैं, पापा तो बाहर गए आज नहीं है, या अपने फ्री है तो भी क्या, अभी तो टाइम नहीं है, 3-4 दिन बहुत ज्यादा व्यस्त हूं। तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। अब होता क्या है, चूंकि उसका जन्म और उसका मस्तिष्क प्योरिटी के हिसाब से हुआ है, उसमें कोई एब नहीं था, पैदा होते वक्त वो एकदम निर्मल था, वो सीधा सीधा प्रभु का एक अवतार था अपने आप में। हमने उसको करप्ट किया धीरे धीरे करके। अब होता क्या है कि वो पैदा हुआ है सच बोलने के लिए, लेकिन सांसारिकता में उसको समझ में आता है कि यहां पर झूठ बोलना पड़ता है, तो उसका दिमाग ना हजम नहीं कर पाता, वो ना बॉडी से एक एक्स्ट्रा एक्शन करवा देते। जब भी दुनिया में कोई झूठ बोलेगा 10 में से 9 बार गुरुजी उसकी बॉडी एक एक्स्ट्रा एक्शन करेगी, चाहे कोई ताकत लगा ले। अच्छा, कोई ताकत लगा ले उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एक्शन होगा, क्योंकि दिमाग उस झूठ को एडजस्ट करेगा, क्योंकि दिमाग प्लान करके बोल रहा है, लेकिन नैसर्गिक रूप से वो उसके लिए नहीं है। नैसर्गिक रूप से वो सच बोलने के लिए बना है, लेकिन कृत्रिम रूप से उसको झूठ बोलवाया जा रहा है, तो एक एक्स्ट्रा एक्शन करेगा ताकि उसको एडजस्ट कर सके। जैसे गाड़ी में ज्यादा लोग बैठ जाते तो 2-4 धक्का वक्का लग लुक के एडजस्ट होते ना, वैसे ही दिमाग एडजस्ट कराता है अंदर। तो मैं बताऊंगा वो एक्स्ट्रा एक्शन क्या है। अभी कोई सामने बैठा है और मुंह ऐसा कर रहा है लेकिन भीतर से अस्वीकार कर रहा है, तो पहला लॉक। फिर ये दूसरा लॉक,
और गलती से गुरुजी उसकी बॉडी पीछे की तरफ चली गई ना, अब कोई काम नहीं होने वाला। मान के चलना अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक लॉक ये, दूसरा लॉक ये, और तीसरा बॉडी की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, लंबाई में एक रेखा खींचेंगे, तो अब आप सीधे भी बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूं और पीछे चला गया, तो क्या आपकी और मेरी रेखा कभी मिल सकती है? अब तो जब हम कहीं पर बहुत रुचि लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती पता है? क्या बात करो, अच्छा, तो पूरा शरीर आगे आ जाएगा, हाथ खुल जाएंगे। कोई भी जिंदगी में बहुत आनंददायक बात ऐसा नहीं सुनता, हाँ बताओ, एम आई राइट? मैं डेमो से आपको इसलिए समझा रहा हूं, आपको याद रहेगी हर चीज, ठीक है? ये फोटो नहीं समझाती, कुछ फोटो बात नहीं करती। अब मेरे को जैसी मजा आना शुरू होगा ना आपकी बात में, पहले तो पैर ऐसे खुलेगा, फिर हाथ ऐसे खुलेगा, फिर बॉडी ऐसे सेट होगी, बताना बताना, हाँ अच्छा क्या बात कर रहे, आंखें फैलेंगी, सब कुछ होगा। ये सारे सिग्नल है, मजा आ रहा है, ठीक? तो कभी आपको कोई मिशन पर हो, कोई चर्चा में हो, कोई भक्तों से कोई काम कराना हो, किसी को कोई निर्देश देना हो, क्योंकि आप भी जब एक कथा करते हैं तो आपका तो उद्देश्य यही है ना, उसके मन में जाए, उसके भीतर उतरे और वो जाके उसको जीवन में करे। और यदि कोई भी कारण से उसके रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसके अंदर, तो आपका जो प्रयोजन है वो सफल नहीं होगा। तो पहली चीज एक लॉक, दूसरा लॉक, तीसरा। अब ये हाथ से निकल गया, एक्चुअली तो मीटिंग ही कैंसिल कर देना चाहिए उस दिन। या तो वो सीधा हो जाए, या उसको उठाओ, चाय वाय पिलाओ, नाश्ता कराए, घुमाए, चलो आओ दिखा के लाते कुछ, जो भी कुछ कर कुरा के, तब वो वापस, और जब वो अटेंशन की मुद्रा में आएगा ना, वो वापस ऐसे मिलेगा जब उसको मजा आने लगेगा। तो यदि आपके कहीं चेयर वाले भक्त हो, जहाँ कई हॉल में चेयर्स भी लगती है, कई बार चेयर वाले भक्त हो, तो आप हाथ और पैर दोनों को नोट करें। नीचे पालती वाले भक्त में नोट नहीं हो पाता, तब खाली हाथ नोट होता है, ठीक है? और या फिर पालथी वाले में एक और सिग्नल मिलता है, पालथी वाला सिग्नल बता रहा हूं। जैसे आप बोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा ऐसा चलता रहता है, और जहां बहुत बोर हुए, मतलब वो अपने हाथ को बोलता है, भाई मैं अपने शरीर का वजन नहीं संभाल सकता, तू ले ले, क्योंकि बहुत भारी पड़ रहा है कार्यक्रम। ठीक, अब इसमें कॉमन सेंस बताइए, जो मैंने पहली लाइन बोली थी, कॉमन सेंस पहले लगाना है और बॉडी लैंग्वेज सेकंड लगाना है। इसमें कॉमन सेंस क्या हो सकता है? परफेक्ट, कि 2-3 घंटे बैठे बैठे उसको नीचे बैठने की आदत नहीं, तो थक गया है, तो कुछ देर के लिए ऐसा कर रहा है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब ज्यादा आबादी ऐसा करे ना, तो समझ लेना गड़बड़ है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी कंटेजियस होती है। कंटेजियस मतलब संक्रामक, इन्फेक्शन करती है। जैसे उबासी में क्या होता है, एक आदमी उबासी लेता है, तो भी इधर आएगी, फिर उधर आएगी, फिर उधर आएगी, फिर उधर आएगी, सब लेने लग जाते हैं। ठीक, ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज में एक ने ऐसा किया, तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ऐसा, फिर उसके बाद इधर से तीसरा ऐसा मिलेगा। तो एक बूंद पानी को बाल्टी के किसी भी कोने में डालो, एक बूंद रंग को बाल्टी के किसी भी कोने में डालो, थोड़ी देर बाद पूरा पानी रंगीन मिलता है, उस कोने में नहीं रुकता है वो रंग। तो ठीक, ये आपके लायक था। इसमें कोई सवाल नहीं, एकदम क्लियर। एक सवाल है गुरुजी, कि उसने ये लॉक नहीं किया, हाँ, फिर सिर्फ इतना करे, हाँ, ये लॉक, तो कोई मैसेज मिलता है? हाँ, उसमें भी यदि वो लगातार ऐसा, देखिए इसमें ये जो लॉक है ना, इसमें इसको फिगर 4 बोलते हैं, ये 4 बन रहा है रोमन का, अभी आएगा ये लॉक। अच्छा, ठीक है, और ये जो लॉक है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लोग सहजता में ऐसे बैठे रहते हैं, बहुत बार वो ऐसा पैर पलटी मारते रहते हैं। कल अपन स्पीकर में भी देखेंगे कि कई स्पीकर ऐसे नहीं होते, बोलते बोलते एक पैर ऐसा करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद माइक सामने ऐसा नाक की तरह खड़ा रहता है, सारा बैलेंस गड़बड़ा देता है वो नॉर्मल आदमी का। तो नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 4 बनाता है तब दिक्कत है। अच्छा, ठीक, लेकिन मेन आप लोग को, चूंकि आप लोग बैठ के कथा करते हो, आपको मेन जो देखना है ना, सबसे हाथ का देखना है, सबसे मेन, और वो पीछे जो दोनों हाथ गया। आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, ये जो आर्म क्रॉस है, स्टैंडर्ड आर्म क्रॉस इसको बोलते हैं, इसके लिए कहा जाता है डिफेंसिव, कि श्रोता डिफेंसिव हो गया। डिफेंसिव मतलब आपने श्रोता की या तो निंदा कर दी, या श्रोता पे आप आक्रामक हो गए, या श्रोता के आपने देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते हुए कुछ ऐसी चीज बोल दी जो उसके सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया, तो डिफेंसिव। नेगेटिव,
अनसर्टेन, स्क्रीन पे देखते जाइए, डिफेंसिव, नेगेटिव, ये हाथ का मतलब होता है डिफेंसिव, नेगेटिव, अनसर्टन, इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहा है वो अपने आप को, तो अपने आप को अपने कुनबे में समेट रहा है। ये महिलाओं का एक हाथ ऐसा लगता है, महिलाएं कभी दोनों हाथ ऐसा बंद नहीं करती, वो खड़ी होती तो एक हाथ ऐसा बंद करती है। और जब कहीं पे आप लोग के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन कब कहीं पर जब श्रोता बहुत आक्रामक हो जावे ना, उसका एक बहुत क्लासिक चिन्ह है, वो ना हाथ बांध के गुरुजी मुट्ठी बांध लेता है ऐसे। वो खोल नहीं सकता आपके सामने, किसी के भी सामने वो खोल नहीं सकता, खोलने की एक बहुत सीमा होती है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना हाथ बांधेगा और यहाँ पे उसकी मुट्ठी बन जाएगी। तो हमारे को सामान्य एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में हमारी कथाओं में लोग ज्यादा हाथ ना बांधें। यदि हमको आप खुद कहीं सुन रहे हैं, जैसे आज आप यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान यहाँ से कहीं जाएगा ना, अरे लेट हो गया, कब खत्म होगा, क्या होगा, कुछ भी ऐसा ध्यान गया तो खट से आपका हाथ बन जाएगा। तो जब आपको कोई चीज स्वीकार करनी हो, अपने आप को समझा के अपने हाथ खोल के रखो। जब आपको कोई चीज स्वीकार करनी हो और अपने भीतर प्रवेश करने देना हो, तो अपने आप को समझा के हाथ खुला रखो। ठीक है, कैसे भी करके, तो हाथ यहां पड़े रह सकता है, साइड में रह सकता है, ऐसा रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हमारे को भी अपने आप को बता, हमारा दिमाग बार बार बाहर जाएगा, बार बार हाथ बंद करेगा और हमको हमारा हाथ खोलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि आपके काम में क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। जब गुरुजी हम लोग बोर्ड मीटिंग्स की बात करते हैं, या जब बड़े बड़े इंटरव्यू चलते रहते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जब बहुत बड़े पद पे इंटरव्यू होता है, तो मेरे को पीछे बिठा देते हैं चुपचाप, मैं एक शब्द भी नहीं बोलता, ऐसा बैठा रहता हूँ मजे से। वो अपना सवाल वाल पूछते रहते हैं, एंड में मेरे से पूछते क्या रेटिंग है, बोलता हूँ नहीं रखना है। तो वो 1 घंटा मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज जज की, बाकी लोगों ने शब्द जज किए। तो जब किसी चर्चा में, कोई मीटिंग में आप बैठे हैं, कोई विषय है महत्वपूर्ण है, कहीं समाज का विषय है, कोई और विषय है, पहला वाला, यदि लोग ऐसे बैठे हैं, मतलब ये थोड़ा नीचे है इसलिए मुद्रा सही नहीं बन पा रही, थोड़ा ऊपर रहता है ना, जनरली हाथ ऐसे रख के बैठते हैं, तो यदि लोग ऐसे बैठे हैं तो ये मुश्किल मामला, ये एक और लॉक है, वहां पर बात नहीं पटेगी गुरुजी, उसको खोलना पड़ेगा। और मेरे को तो लगता है कभी कभी चाय का आविष्कार हाथ खोलने के लिए हुआ था। मैं मजाक कर रहा हूं। तो इसको खोलना पड़ेगा। तो अक्सर इसको खोलने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ पढ़ने के लिए देते हैं, आप इसको पढ़िए ना एक बार, इसमें क्या लिखा है, एक बार अपने हाथ से पलटिए, एक बार पकड़िए इसको, पढ़। वो बोले हाँ नहीं मैं समझ गया हूँ ना, क्या एक बार आप लीजिए तो सही, इसको लेके आप पलटिए, खुद देखिए आप इसमें क्या लिखा है। तो एक्चुअली ऐसा करके तो नहीं पलट सकता, उसको इसको खोलना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो खोलेगा, उसके अंदर में मैसेज जाएगा, उसके कंट्रोल में नहीं है ये, उसके अंदर मैसेज जा रहा है। तो यदि ये ऐसा है गुरुजी, तो मामला मुश्किल है। अब जैसे उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा। टेबल समझिए, मेरे लेवल की टेबल है और मेरा हाथ अब ऐसा हो गया। तो अब मामला बेहतर हो रहा है, समझ जाएगा। तो हमको एक डायरेक्शन मिलता है कि हमारी बात पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कभी कोई हैरानी की बात नहीं, कभी आप में से कोई संत कोई एक बोर्ड मीटिंग में प्रवचन देने चले जाए, 50 लोग बैठे हैं, टेबल कुर्सी भी है, सब कुछ है, उनके बीच में कोई अध्यात्म समझाना है, कुछ समझाना है, और सबके हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो लॉक है। ठीक है, वहां पे ये नहीं है, वहां पे ये है। अब यहां से जैसे ये गिरा, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, और तीसरा वाला जो नीचे चला गया ना फिर हाथ, तो यदि बैठने की बात करूं तो ऐसा हो गया। तो भले उंगली फंसी हुई है, लेकिन अब ये लॉक नहीं। अच्छा, ये खुल गया, दरवाजे का कुंडा गिर गया। क्लियर? तो सारा खेल बॉडी लैंग्वेज का सब। अभी इसके बाद हम झूठ पकड़ने वाले पे आएंगे कि झूठ कैसे पकड़ते हैं, गलत बात कैसे पकड़ते हैं, कोई बात छुपा रहा है तो कैसे पकड़ते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे दूर से, जैसे इतने श्रोताओं को इस वक्त मेरे को जज करना है कि वो मेरे को सुन रहे हैं कि नहीं, तो पूरे श्रोता में एक का भी हाथ बंधा हुआ नहीं है इस वक्त। अभी पूरे लोग के हाथ खुल चुके और बॉडी हल्की सी सामने की तरफ आ चुकी है, क्योंकि रुचि पैदा हो गई विषय में। तो जैसे जैसे स्पीकर विषय पे कमांड करेगा, वैसे वैसे ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती रहती है। बॉडी लैंग्वेज आईना है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका आईना उनकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया गुरुजी आपका फिगर 4 जो आप पूछ रहे थे, वो देखिए पहले नंबर, फिगर 4। ठीक, तो ये जो व्यक्ति है,
हालांकि आपको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता होगा, आपके सामने लोग ऐसा नहीं बैठते, है ना? मर्यादा। लेकिन मर्यादाएं हैं, लेकिन एक सामान्य समझ के तौर पे अपन समझा रहे हैं, क्योंकि पीछे अपने कुछ सांसारिक लोग भी बैठे हैं। तो जब कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है तो वो एक तो आपको अपने बराबर का मान रहा है। पहले तो आप और मैं एक बराबर के, हो सकता है 5% आप हल्के हो मेरे से जी, और मैं आपसे आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। वहां दो शब्द यूज किए गए हैं, आर्गुमेंटेटिव और कॉम्पिटिटिव। तो मैं आपसे विवाद भी करने को तैयार हूं, मैं आपसे प्रतिस्पर्धा भी करने को तैयार हूं, क्योंकि आप दोनों और हम तो एक बराबर है। मैं आपको मेरी स्टाइल बताता हूं। मेरी ना सालों साल एक बैठने की स्टाइल थी गुरुजी। मैं ना कहीं पे भी जाता था और ऐसा पैर करता था, हाँ भाई बता, अब देखिए वो बाजू वाला फोटो। अच्छा, ये मतलब बहुत जिद्दी और अड़ियल। मैं पहले बहुत जिद्दी और अड़ियल टाइप का था। ये राइट है तो राइट है, फिर धीरे धीरे समझ आया नहीं, ग्रे एरिया भी होता है, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक नहीं होता। तो यदि कोई गुरुजी ऐसा बैठा है और साथ में ऐसा हो गया ना, मामला नहीं पट सकता। तो अब पहले इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसको खोलना पड़ेगा। तो कभी कभी बोर्ड मीटिंग्स में क्या करते हैं, जब होशियार डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऐसा बहुत रजिस्ट कर रहा है उसको कहते हैं चलो आओ ना थोड़ा टहल के आते 1 मिनट। उसको उठाते हो, चलाओ ना यहीं टहल के आते 1 मिनट, आओ चलिए आइए वॉशरूम से होके आते हैं। उनका काम ये, भैया तू पहले इसको खोल, तू पहले इसको खोल। फिर यदि उतनी देर में उसका मन रम गया तब तो आगे खुला बैठेगा, नहीं तो फिर क्या होगा पता है, पूरा कहानी किस्सा करा के आया, घुमा के आया, फिर वैसी बैठ गया। मतलब आज ये बात नहीं बनेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे खतरनाक अहम ब्रह्मस्मि, मैं सब जानता हूं, अति होशियार। और बताओ क्या चल रहा है आजकल, सब ठीक है? तो पीछे जो लोग भी बिजनेस में हैं, ऐसे हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये पोज। किसी किसी के ऑफिस में जाते हैं, कुछ काम की डिस्कस करने आते हैं, वहां बड़ा बिजनेस बोलता है और बहुत दिन बाद आए, क्या हाल चाल है। अब ये है आई नो ऑल, कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट, सुपीरियर अबाउट समथिंग। तो ये एक लॉक, बॉडी पीछे, हाथ सिर के ऊपर, तीसरा लॉक। संतों की क्लास में मेरा कंटेंट तो वैसे ही 50% माइनस हो गया, क्योंकि ना तो कोई आपका अनादर कर सकता है, ना कोई आपके साथ गलत पोज में बैठ सकता है, ना कोई मर्यादा छोड़ सकता है। फिर भी हम उनको पढ़ सके ये सीखना है। हाँ, तो इसीलिए मैं सारी स्लाइड ले रहा हूँ, हाँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। फिर भी हम उनको पढ़ सके, वो मर्यादा में बद्ध है, फिर भी हम उनको भीतर से देख सकते। हाँ, तो ये जैसे मर्यादा में बंद है, हाँ, तो भी आपको समझ आएगा ये मेरी बात ले नहीं रहा है। हाँ, मेरा लिहाज करते हुए हाँ हाँ गुरुजी कर रहा है, लेकिन ये मन में नहीं जा रही है इसके बाद। ठीक, तो ये वाला पोज, पीछे जितने लोग बैठे, जब ये आदमी हो, इससे कोई बात करके फायदा नहीं है। इसको आपको पहले नॉर्मल लेके आना पड़ेगा, तो ही आप कोई बात करिए। यदि ये नॉर्मल आने को तैयार नहीं है तो उस दिन आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। मेहनत मत कीजिए। ठीक, तो गुरुजी मैं सालों साल एक गलती करता रहा, और इवन दुनिया के सारे शिक्षक करते हैं गलती, ट्रेनर करते हैं। पहले शुरू में मेरे को 2-3 साल हुई, जब मेरे को बॉडी लैंग्वेज का विज्ञान समझ आया, तब मेरे को समझ आया ये तो बेवकूफ़ी है। तो पहले मैं क्या सोचता था कि कोई जैसे ऐसा करके हाथ लगा के ऐसा ऐसा कर रहा है, अच्छा, तो पहले मेरे को लगता था गजब सुन रहा है भाई ध्यान से, क्या श्रोता था। 1 मिनट नजर नहीं हटाया। हम भाई एक वक्ता कैसे सोचेगा यार, पूरे समय ऐसा करके स्टेज की तरफ ध्यान था, 1 मिनट नजर नहीं हटाया। एक्चुअली वो अपने हाथ को बोल रहा है भाई इतना बोर हो रहा हूं, मेरे सिर का वजन नहीं संभल रहा है मेरे से, ले तू संभाल तू संभाल, और स्टेज की मर्यादा रखना करके ऐसे ऐसे करता रहूंगा, बाकी संभालना तू। तो जब अब कथाकार की दृष्टि से सोचिए, जब नीचे हाथ ऐसे ज्यादा बंध जाए तब आपके लिए रिस्क, जब पीछे हाथ ज्यादा चले जाए तब आपके लिए रिस्क, जब ज्यादा हाथ ऐसे हो जाए तो आपको लगेगा पूरी पब्लिक एकटक सुन रही थी। बिल्कुल नहीं सुन रही थी। वो शारीरिक रूप से प्रेजेंट थी, उसने गर्दन को अटका दिया एक जगह स्टैंड पे कि तू बराबर हिलना मत, अब मैं सोच सोच के आता हूं, यहां से ताजमहल, कुतुब मीनार सब देख के आता हूं बैठे बैठे।
क्लियर? तो यदि ये हाथ है तो एक वक्ता के लिए डेंजरस है, ठीक है। अब हम आते हैं उंगलियों पे। इस फोटो में भी आप ध्यान से देखिए, एक उंगली ऊपर हो गई, और इसके बाद की फोटो में भी ध्यान से देखिए आप, सब उंगली। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यदि हाथ ऐसा रखाया है तो इसका मतलब बोरिंग। ठीक, इसका मतलब बोर। यही हाथ ऐसा हो जाए, तो यदि उंगली किसी भी तरफ निकली है चेहरे पे तो आपके काम की है। कुछ रस आया उनको। यदि उंगली ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, चलिए आप लोग एक बार लगा के देखिए कितने तरीके से उंगली चेहरे पे लगाई जा सकती है। एक ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे, So, फिर करिए ऐसे। करिए ना आप, 2 मिनट इन्वॉल्व होइए, आप पोज गिनिए कितने, और अपने अपने इस पे टिका के करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ आएगा कितने पोज हो सकते हैं। अपने पैरों पे जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, और ये तो ऐसे कई पोज होते हैं। तो कोई भी ऐसा उंगली का पोज जो है, उसमें ये मान के चलना वो इन्वॉल्व है, भले उसमें नेगेटिव थॉट हो चाहे पॉजिटिव थॉट हो, लेकिन वो इन्वॉल्व है, ठीक। लेकिन यही उंगली यदि मुंह के ऊपर चली गई, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत खास बात, पूरे आपके जो संत जीवन के लिए, आज भी नहीं कल भी आदमी को परखने के लिए, यदि आप बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं उंगली पे फिर से आऊंगा इसके बाद। यदि आप बोल रहे हैं, क्या सबको मैं दिख रहा हूं? सबको दिख रहा हूं? जी जी जी। यदि आप बोल रहे हैं और सुनने वाले ने होठ पे उंगली रख ली, 100 में 98% टाइम उसका मतलब यह है कि या तो इसी वक्त आपकी किसी बात से असहमत है, या आपकी बात पर उसको भरोसा नहीं है, या उसकी कोई दूसरी विचारधारा है। यदि उसका हाथ होठ पर चला गया तो अब होठ पे कितने तरीके से उंगली रखी जा सकती है, रख के देखिए एक बार। तो जितने भी पोज में, बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक आपके लिए $1 मिलियन है, ये आपके लिए $1 मिलियन है, ये आपके लिए $1 मिलियन है। किसी भी पोज में यदि सामने वाला मुंह पे उंगली रख रहा है, इसका मतलब इस वक्त वो आपसे सहमत नहीं है, विरोध में है, यकीन नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में कोई और विचारधारा है या कोई चीज है जो उसके दिमाग को परेशान कर रही है, और इस वक्त वो आपके साथ नहीं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? सवाल आप लोग से, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहले तो जो विषय चल रहा था जिससे उसकी असहमति पैदा हुई, आपको उस विषय पर और प्रकाश डालना होगा, क्योंकि यदि आपने उस विषय पर और प्रकाश नहीं डाला तो ये जो फीलिंग है असहमति वाली, वो उसके दिमाग में रह जाएगी। तो उस वक्त आपको उसकी उस बात पे और प्रकाश डालना पड़ेगा, और जैसे ही उसको समझ आएगा ना, उसका हाथ हट जाएगा। जैसे अपन लोग को बहुत देर तक कोई चीज समझ नहीं आती होती, अपन ऐसा ऐसा करते हैं, और जैसी समझ आती अब समझा, ऐसा हाथ तुरंत आ जाता है, नीचे आ जाता है खटाक। नॉर्मल लाइफ देखिए, आप हर पल वही करते आए, आपको किसी ने नहीं सिखाया है। मैं उसी के पीछे का विज्ञान बतला रहा हूं आपको कि पढ़ना कैसे करते हैं, पता नहीं है पढ़ना कैसे। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी चीज से झूठ पकड़ते हैं। झूठ की ओर बढ़ूं उसके पहले मैं तीनों उंगली के पोस्ट क्लियर करता हूं। यदि कोई ठुड्डी जो होती है ना, स्वामी जी, ठुड्डी जो होती है ना, वो निर्णय लेने की जगह होती है। तो यदि कोई व्यक्ति का हाथ ठुड्डी पे चला गया, तो ना निर्णय के बहुत पास है। तो जब हम लोग दुकानों में सेल्समैन को सिखाते हैं, बड़े सेल्समैन को, बड़ी कंपनियों में डील करने वाले को, हम लोग बोलते हैं जब किसी का हाथ ठुड्डी पे चले जाए ना, अब समझ लो फाइनल हथौड़ा मारना है, अब ये और फालतू खींचना नहीं उस बात को, वो निर्णय लेने के पास बैठा हुआ है, अभी करो फिर आ जाएगा पीछे। तो बस अब कुछ फाइनल ऐसा करो कि मैटर क्लोज हो जाए। तो यदि ठुड्डी के पास है किसी भी रूप में और होठ ढका हुआ नहीं है, तो निर्णय फाइनल के आसपास है। और किसी भी रूप में हाथ कहीं भी है और होठ ढका हुआ है,
हम्म, तो अब गुरुजी एक एकदम आपको गजब का किस्सा बताता हूँ, असली सूरत का। हम्म, हमारा एक स्टूडेंट था सूरत की, उसकी मैं बहुत बड़ी साड़ी की कंपनी है उसकी, 2-3। एक दिन उसका मेरे पास अचानक फ़ोन आया, उसने बॉडी लैंग्वेज का सेशन किया हुआ है। तो उसने कहा कि पाटनी सर मैं अर्जेंट आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कहीं फंस गया हूँ। मैंने बोला, 2-3 उसने फ़ोन वोन किए, मैं जैसे ही समय निकाला, बोले सर हम एक बड़ी ज़मीन ले रहे हैं और सर जो हमारे को ज़मीन बेचने आया हुआ है उसके कागज पूरे राइट दिख रहे हैं, लेकिन सर बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल पूरे उल्टे दिख रहे हैं। अच्छा, तो तीनों आदमी जो बैठे हैं, एक आदमी हाथ बांध के बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बता रहा है तो भी वो हाथ बांध के बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है झूठ बोल रहा है जो भी बोल रहा है। एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ है और वो जो बता रहा है वो बोलते बोलते ना अपनी आंख को ऐसा ऐसा कर रहा है। तो पाटनी जी टोटल सिग्नल रॉन्ग चल रहे हैं। तो मैंने बोला फिर, तो मैंने अपने भाई को बोला कि पाटनी जी के हिसाब से ये सिग्नल को अकेले नहीं देखना है, क्लस्टर में देखना है, मतलब ग्रुप में देखना है। तो भाई यहाँ तो 3-3 गड़बड़ सिग्नल है। तो भाई ने बोला, तो बोले आज आप पाटनी जी बोले जब भी ऐसा रहे तो उस चीज़ पे पुनर्विचार करो, उसको और स्टडी करो, उसी वक्त निर्णय मत लो। तो भाई बोलता है सुनना, ऐसे बहुत पाटनी जी आए और गए, जमीन छूट जाएगी हाथ से। तो मेरे को उसने फ़ोन किया, सर क्या करना चाहिए। मैं बोला मेरा इतने साल का जीवन, इतने साल की स्टडी, और अब तो मैं बॉडी लैंग्वेज में जीता मरता हूँ। यदि तुम्हारे सामने 3 आदमी ये सिग्नल दे के दे रहे हैं ना, मतलब वो कागज कुछ भी बोले भाई, इस पे पुनर्विचार होना चाहिए और रीचेक करो उस जमीन को। और जमीन तुम्हारे भाग्य की है तो तुम्हारे पास आएगी, क्यों टेंशन लेते हो, किसी के भाग्य का कहीं थोड़ी जाता है। तो वो अपने छोटे भाई से अड़ गया, दोनों भाई में बातचीत बंद हो गई 5-6 दिन के लिए, लेकिन वो अड़ गया कि सर बोल रहे हैं अब मेरे को नहीं करना है काम को, मैं पहले फिर से इसकी सर्च रिपोर्ट निकलवाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ो। और गुरुजी उसने सर्च रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला वो जमीन पहले से किसी के पास कच्चे कागजों में मॉर्गेज पड़ी थी। पक्के कागज इसी के पास पड़े थे, वो उसको दिखा रहा था, लेकिन कच्चे में मॉर्गेज पड़ी थी। तो बोले मेरी जीवन भर की कमाई चली जाती। तो हमने इसको 2500 बार टेस्ट किया है कि यदि सामने में 2-3 सिग्नल ये वाले रहे मतलब मामला गड़बड़ है। तो अब यदि तीसरे नंबर का आप देखिए कि यदि ठुड्डी के आसपास हाथ है तो मेकिंग डिसीजन लिखा हुआ है, वो निर्णय ले रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कोई चीज की अपील कर रहे हैं, कोई दान वान ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है बनाना है, और बहुत सारे लोग के ठुड्डी पे हाथ है, इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? इसका अर्थ क्या निकालेंगे कि लोग निर्णय लेने के नजदीक हैं। अब इनको जो भी फाइनल लास्ट बॉल का सिक्सर है वो अपने को लगाना है ताकि काम अपना हो जाए, ठीक है ये। और तो मैंने आपको बहुत सिंपल समझाया, उंगली कहीं भी हो, आदमी हमारे को सुन रहा है, समझ रहा है, उंगली होठ पे गई मतलब यकीन नहीं कर रहा है, सुन रहा है, यकीन नहीं कर रहा है, तो उस वक्त उस विषय पे और प्रकाश डालने की जरूरत है। अभी एकदम क्लासिक आते हम, जिसमें बॉडी लैंग्वेज को दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान कहा गया है। झूठ पकड़ने में बॉडी लैंग्वेज से बड़ी कोई चीज नहीं है इस संसार में। झूठ बोलने वाला आदमी या तो मूर्ख टाइप का झूठा होता है तो वो हड़बड़ा जाता है, शब्द उससे फिसल जाते हैं और आप उसी वक्त पकड़ लेते हैं झूठ। पहले मैं आज आपसे पूछता हूं आप लोगों का इतना बड़ा जीवन हो गया है, आप कौन सी चीज से जज करते हो कि कुछ तो बात गड़बड़ है, सामने वाला पूरी सही बात नहीं होता? आप अपने अनुभव से बोलो, खाली अपना जो अनुभव आया। वो कभी कभी हमारे सामने देख नहीं पाते, आंख चुराते, नजरें चुराना। हाँ, आंख परफेक्ट, चुराते, एकदम नजर राइट। चुराते हैं। वो इधर उधर देख के बोलता है। हाँ, उधर उधर देख के बोलता है। ठीक। फिर बात करते करते वो ऐसा ऐसा कुछ करने लगते, एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है बॉडी। हाँ, रस, बिन यस जरूरी। यस। आप सब भी बोलिए ना एक बार, आप सब भी बोलिए, क्योंकि आपको भी पता लगा है। आप कई बार लोगों को बोलते हैं देख भाई तुम झूठ बोल रहे हो, पहले भी तुम ऐसा ही बोलते थे, ऐसा ही करते हो तुम झूठ बोलते वक्त। आप याद करिए ना 2 मिनट, आप अपने जीवन में किसी का झूठ कैसे पकड़ते हैं, या अपने घर परिवार में या आपसी में किसी भक्त में कैसे पकड़ा है? आप नीचे देख के बात करता है, ठीक, परफेक्ट। और मुस्कुराता है, अच्छा। और सब एक बार आप सब झूठ पकड़ लेते हो भाई, सब होशियार हो। आप एक बार अपने जीवन में उतरो, आप अभी आप ही उत्तर दोगे मेरा पूरा। सोचिए।
रोने लगता है। नहीं, अच्छा, नहीं, और ठीक। और पैर से जमीन खोदता है। वो तो मैं ठीक, वो हो गई बात जो गुरुजी ने बोला। उसके अलावा और क्या होता है? कुछ आवाज के बारे में सोचो, कुछ हाथ के मूवमेंट के बारे में सोचो, और थोड़ा सोचो। आपको अभी याद आएगा जैसे मैं बताऊंगा, हाँ ऐसा ही होता है। ठीक, चलिए समय नहीं लेते हुए मैं बोलता हूं। तो गुरुजी मेरा सग्गा छोटा भाई, बचपन से वो झूठ बोलता था, और झूठ बोलते वक्त ऐसा करता था, एक एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस करता था वो। तो कैसा करता था, जैसे मैं उसको कोई काम बोलता था, भैया मैं गया था वहां पे, कोई नहीं था, मैं कल 4 घंटे लगाया उस काम में लेकिन हो ही नहीं पाया मेरे से वो काम। साले तुमको खांसी नहीं, खांसे क्यों? खारे क्यों? तो जितने लोग इंग्लिश समझते हैं, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है, अडम्स एप्पल बोलते हैं उसको, अडम्स एप्पल। तो ये मूवमेंट करता है अपने आप यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि झूठ पकड़ने की क्या क्लासिक चीजें, एकदम क्लासिक। सबसे पहला, जब कोई आपसे झूठ बोलेगा, इस बात की पूरी संभावना है कि वो मुंह पे उंगली रख के बात करेगा, यदि वो बैठ के बात कर रहा है। अच्छा। तो हम सभी लोग गए थे वहां पर, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको उस दिन हुआ क्या था। वो ना पूरे समय नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा ऐसा करता रहेगा, ऐसा ऐसा, जैसे कि एडजस्ट कर रहा हो अपने आप को। वो नहीं कर रहा है, ये करवा रहा है उससे। वो नहीं करना चाह रहा है, उसको तो पता ही नहीं वो एक्शन क्या कर रहा है। भाई हम लोग बात करते करते जो हाथ हिलाते हैं, तो अपने हाथ को बोलते हैं कि अब तू ऊंचा जा, तू नीचे जा, तू कुछ नहीं बोलते। वो तो अपन बात करते रहते हैं हाथ। मैं भी अपने हाथ को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं, मेरा हाथ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ठीक वैसे ही जब वो झूठ बोलता है तो ऑटोमेटिक, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं, और यदि वो नाक के नीचे तक चला गया ना बॉस, तो बोलते हैं ना नाक कट गई। जो एक कहावत थी, आप सोचिए हर कहावत ना सोच के बनी है। तो जब हम बोलते थे इसके कंधे बहुत मजबूत है, और जब इज्जत जाती तो क्यों बोलते हैं नाक कटा दी। भाई नाक में काहे की इज्जत है? तो ये मुहावरा बना कैसे, नाक कट गई? कोई तो कारण रहा होगा। हर चीज कहीं ना कहीं से जाके लिंक होती है, पास्ट में लिंक होती है, कोई मॉडर्न पैदाइश नहीं है सब। तो यदि होठ पे ऐसा हाथ है, बोलते बोलते बार बार जा रहा है, आप पक्का डाउट करना दो चीज, या तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और गुरुजी या तो वो कुछ छुपा रहा है। देखिए झूठ एक और प्रकार का भी होता है, जब आप पूरी बात नहीं बताएं तो भी वो झूठ होता है। झूठ है, कपट। क्योंकि आधी बात बताने से कभी कभी सामने वाले के निर्णय, जैसे मीडिया वाले क्या करते हैं, एक बड़ी क्लिप का छोटा सा हिस्सा काट के वायरल कर देते हैं, ना आगे को बताते हैं ना पीछे का, इसी चक्कर में पूरा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यदि, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि कोई भक्त, कोई कथा, कोई आदमी आपसे काम कराने आया, विनती प्रयोजन कुछ भी लेके आया है, बोलते बोलते मुंह पे हाथ रखा है, किसी और की शिकायत करने आया है, जो कि अक्सर आते हैं, बोलते बोलते मुंह पे हाथ रख रहा है, मतलब या तो वो कोई बात छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक, अब इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। यदि होठ का हाथ नाक तक चले गया, वो ज्यादा स्ट्रांग झूठ बोल रहा है। अब गुरुजी इसमें क्लस्टर होते हैं, पता है, क्लासिक क्लस्टर। मतलब मेरे को तो कभी कभी इतना मजा आता रहता है ना, मैं ऐसा बोल के देखते रहता हूं, अब ये करेगा देखना, अब ये करेगा। तो क्लस्टर का सेकंड हिस्सा, हाँ, तो पहला झूठ पकड़ने का पहला रूल, नाक के पास गया तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी। झूठ पकड़ने का दूसरा रूल, एक्स्ट्रा साउंड, एनी एक्स्ट्रा साउंड। अरे मैं ही कई बार स्टेज पे झूठ बोलता हूं ना, मतलब कोई ऐसा उदाहरण नकली बना के पेश कर दिए इंपैक्ट लाने के लिए, तो उसी वक्त हो जाता है अपने आप। बहुत दिक्कत है। और मेरे को अचानक पीछे से याद आता है, पाटनी जी बोला ना तुमने झूठ, अब फंसो। तो इवन जिसको पता है ना, उससे भी गलती हो जाती है। खास बात क्या है, जैसे आप सोचोगे ना कि मेरे को पता है मैं छुपा लूंगा, नहीं छुपा सकते, कुछ तो होगा, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो। तो दूसरा हुआ एक्स्ट्रा साउंड। तो एक्स्ट्रा साउंड क्या क्या प्रकार का होता है, मैं आप सबको सच बता रहा हूं। तो ये और दूसरा खांसी, ना सर्दी ना खांसी, कैसे आ गई जी बिना कारण खांसी तुमको? तो हमेशा एक्स्ट्रा साउंड प्रोडक्शन पर ध्यान देना, क्या कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है? क्लियर? तीसरा क्लस्टर झूठ पकड़ने का, अब आदमी, मैं चश्मा उतारता हूं, कहता देखो अपने को सबको मिल के करना पड़ेगा।
भाई आंख कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप कभी भी नॉर्मल हाथ ले जाओ। आंख में आप तभी हाथ ले जाते हो जब आंख के अंदर कोई कंकड़ आ जावे, कुछ आंख में डिस्कम्फर्ट हो। अदरवाइज शरीर का आंख एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से नहीं छूता। एम आई राइट? आप याद करिए, दिन में कभी आप हाथ को हाथ लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। लेकिन झूठ बोलने वाला आदमी ना ऐसे आंख को रब करता है। उसका एक क्लासिक पोज है, सुनो भाई कल सुबह 5 बजे सब मिलते हैं। ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। यदि उसने आंख को टच किया, अब क्लासिक सुनिए, झूठ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग इसको, झूठ कॉम्प्लेक्स। आंख, नाक, मुंह। आंख को मसला, नाक को ऐसा ऐसा किया किसी भी रूप में, या मुंह के ऊपर उंगली रखा, ये 3 में यदि 2 आ गए, आप मान के चलना कुछ तो घोटाला है। और अभी थोड़े दिन तक आप इसको प्रयोग करके देखिए। और आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखिए, सारे झूठ के कॉम्प्लेक्स हैं। ये नाक, एक एक इमेज आप देखते हैं, ये मैंने नहीं बनाया है। होंठ पे साइड से हाथ रखना, छोटा बच्चा ऐसा ऐसा हाथ रख के झूठ बोलता है, मम्मी मम्मी पता है क्या हुआ, वो ऐसा हाथ रख के झूठ बोलता है। ठीक है, बड़ा आदमी ऐसा हाथ रख के झूठ बोलता है, ऐसा हाथ रख के झूठ बोलता है, ऐसा हाथ रख के झूठ बोलता है, करके झूठ बोलता है। तो अब ये सब को समझते हुए, ये सब देखिए क्लासिकल लाई है। तो कुछ कुछ लोग ये पीछे गर्दन खुजालने को भी झूठ मानते हैं, अचानक से गर्दन में खुजाल क्यों आई। ठीक है, तो ये सब क्लासिकल लाइज हैं। इसके अलावा हमको एक सामान्य प्रवचन में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अब हम अपने आप को एक कथाकार के रूप में देखते हैं कि एक कथाकार के रूप में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, कल पब्लिक स्पीकिंग में भी टच करेंगे, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा हमारे हाथ खुले रहेंगे। जिनसे बात करना है उनकी आंखों में देख के बात करेंगे, इधर उधर उधर नहीं देखेंगे, कल आएगा वो आई कॉन्टेक्ट में। कभी भी बोलते हुए देखिए, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी बोलते हुए आप गलती से बार बार आपका हाथ मुंह पे जा रहा है ना, कोई कारण से, ऐसा भी हो सकता है कि होठ में उस दिन एक फुंसी हो गई और आपका हाथ वहां जा रहा है, उससे भी ना सामने वाले को गलत सिग्नल चले जाएगा कि आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो पूरा राइट नहीं है, आधा छुपा रहे। आपसे भी जा सकता है, उल्टा जा सकता है आपसे भी। तो आपको हमेशा अपने आप को ऐसे सिग्नल से बचाना है। हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब करेंगे तो अंदर से होता है कि हर स्पीकर अपनी एक स्टाइल बनाता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं गुरुजी ये दिवाली के अगले दिन परिवार के साथ 7-8 दिन की तीर्थ यात्रा पे था, जब सब मार्केट बंद रहते हैं। तो हमारे एक जैन गुरु हैं, तो उनकी खासियत क्या है कि वो जैसे ऑडियंस बैठी हुई है, उनको कई के नाम पता रहते हैं, और वो अपने भाषण देते थे, बोलेंगे क्यों भाई रमेश भैया, ठीक बोल रहा हूं ना। और वो रमेश भैया किसी भी पोज में थे, अलर्ट। एक भाषण में वो कम से कम 50-60 अलग लोगों का नाम ले लेंगे। हाँ पाटनी जी, आप तो समझ ही रहे होंगे। अब पाटनी जी कहीं भी देख रहे सीधे हो गए, पाटनी जी के चक्कर में और आजू बाजू वो 5-6 लोग और सीधे हो गए। तो एक लेक्चर में वो 200 ऑडियंस में से 20-25 का नाम लेते हैं, और एक का नाम लेते हैं, उससे उसका 10-12 आदमी का परिवार भी अलर्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है। जैसे कई लोग बोलते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलिए जय हो, ऐसा करके कोई अपना राधे राधे, राधे राधे, हाँ राधे राधे एकदम ये स्टाइल है, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा। तो ऐसे जो ये सब करते हैं, ये सब पूरा एक्टिवेशन का तरीका है। तो इससे क्या होती है, जो बॉडी, अच्छा नॉर्मल फिजिकली भी आप किसी को 2 घंटा जब बिठाते हैं तो डल हो जाती है, बॉडी डल हो जाता है, शरीर ऐसा होता है। आदमी पहले ऐसा बैठा था, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर जितनी फोल्ड हो सकती है उसकी बॉडी, उतनी मैक्सिमम फोल्डिंग स्टेट में चले जाता है। फिर अचानक जैसे उसका नाम, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। तो ठीक, तो जब हाथ बंधा रहे तो ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए आप ये करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, और क्या कर सकते हैं हाथ खुलवाने के लिए? कोई, हाँ तालियां। तो जब कोई भी बात पे तालियां बजाने की बात हो सकती, तो हाथ आप खुलवा लेंगे। ठीक, और क्या ध्यान रखना है ऑडियंस में? और ये लोग कुर्सी में बैठे तो यदि कुर्सी वाली ऑडियंस भी तो मिलती होगी कहीं ना कहीं, दो कुछ जगह, तो फिर वहां पे वो पैर का फोल्ड ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है। ये सब अपन को खुलवाना होगा, सब का सब। ठीक है ना? तो अच्छा ठीक है, ये हो गया। और तीसरा भी
तो ये सब जो टेक्निक है ना, जो श्रोताओं को एंगेज करने के तरीके हैं, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बॉडी लैंग्वेज से। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, ये हुआ। चौथा ये, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी तो यही सारे फार्मूले काम आएंगे। बस यही है। यही राधे राधे, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा। अच्छा, जब कोई आपके पास निजी रूप से बात करने आएगा, आप उसका झूठ कैसे कैसे पकड़ेंगे? साउंड एक्स्ट्रा साउंड। हाँ, दयालु स्वामी जी, आपने 2 पोज दिखाया अभी, एक ये और एक, हाँ, ये। ठीक, 1 2 3, चौथा बस इतने में पकड़ा गया सामने वाला, मान के चलना। हाँ, कौन सा पोज ऐसा है जिसमें बात मुश्किल है? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा पोज ऐसा है जिसमें बात मुश्किल है? और टेबल को ऐसा समझिए कि इसी हाइट पे टेबल है, ऐसे ही समझे। अच्छा, यदि ऐसे हो गया, बस। अब डबल रिस्क है। क्या डबल रिस्क है? हाँ, अभी ये तो बंधा ही बंधा, ये समझो टेबल पे टिका है, ये तो बंधा ही बंधा। ऐसा कर रहा है। अब देखो आदमी होशियार कितना होता है, वो मुंह ऐसा कर लेगा। हाँ, बोल तो सही रहे आप, बोल तो सही रहे, तेरे मन में चल रहा है 100% गलत बोल रहे हैं। आदमी कुछ बोल नहीं सकता वैसा कर। बात तो सोचने लायक है। ऐसा ही करता है गुरुजी, आप देखिए कभी मीटिंग वगैरह में लोग, बात तो सोचने लायक है, और अंदर से क्या बोल रहा है? एकदम रद्दी बात है, विचार करने योग्य भी नहीं है। तो पहला ये, ठीक। अच्छा, यहां हो गया तो इंप्रूवमेंट हो गई। यहां से हम उसको पॉजिटिव साइड में ले जा सकते हैं। और यदि यहां आपने फिर कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात करी जिससे वो सहमत नहीं, तो क्या होगा पता है? सोचते हैं मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे मजाक हो रहा है। यानी वो सहमत हो रहा है तो बॉडी ऐसा कर रही, गुरुजी असहमत हो रहा है तो बॉडी ऐसा कर रही है। हमने एक चुटकुला बनाया तो हाथ खुल गया, जैसी शास्त्र के अंदर गहरी बात में घुसे तो सब बंद गया। ऐसा लगेगा जैसे कि मजाक हो रहा है। लेकिन जब एक वक्ता होगा, वो इससे क्लू लेगा कि अब मुझे मेरी स्पीकिंग को चेंज करना है। ठीक है, तो जो वक्ता को बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं हो, गड़बड़ी कहाँ पे करते हैं? ऐसे हाथ रखे हुए लोगों को भी ऐसा समझते रहते हैं, अरे गजब सुन रहा है, गजब सुन रहा है। ठीक है। अच्छा, कल मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग में बताऊंगा कि एक्चुअली ऐसे लोग भी हमको चाहिए रहते हैं। क्योंकि यदि कोई नया वक्ता है और उसके सामने गुरुजी 4-5 डेंजरस श्रोता बैठा दो जो कि ऐसा घूर के उसको देख रहे हैं, वो हंसी की बात कर रहा है, वो ऐसे ही देख रहे हैं। वो वीर रस की कविता सुना रहा है वैसे, वो परिवार की कोई इमोशनल बात कर रहा है, वक्ता बोलेगा धीरे से आता हूं। और सामने 4 मूर्ख बैठा दो जिनको कौड़ी की अक्कल ना हो, लेकिन वो खाली ऐसा ऐसा करते हो, क्या बहुत बढ़िया। ऐसे भी लोग होते हैं। अरे गुरुजी, कई लोग होते समझ ही नहीं आता, ऐसा ऐसा करते रहते हैं, वो फंस जाते हैं। जब उनको आप अचानक खड़े कर देते हो, बताओ तो क्या समझे। ठीक है, तो लेकिन एक नए वक्ता के लिए संजीवनी बूटी है ऐसे लोग, जीवन दायिनी दवा है। ऐसे एक्चुअली मेरे को लगता है 4-5 मूर्खों को नौकरी पे भी रखे रहना चाहिए, ऐसा ऐसा करे। तो पब्लिक स्पीकिंग स्कूल किसी को चलाना हो तो हर बार नया वक्ता है, सामने 5-6 को ऐसे ऐसे करते बिठा दो, ऐसे बोले क्या श्रोता थे वहां, जैसे श्रोता आज तक मैंने नहीं देखे। ठीक, तो बस इतना ही मेरा बॉडी लैंग्वेज का विज्ञान था। एक खास बात आपको बता दूं, जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां आपको लगता हो कि आप किसी विवाद का हिस्सा बन जाएंगे, अचानक जब आपको ऐसा लगता हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, उस वक्त तुरंत अपने हाथ बांध लीजिए और अपनी बॉडी पीछे कर दीजिए। जब भी आपको लगे कि मेरे मुंह से कुछ निकल सकता है, जब भी आपको मेरे को लगे यार इन दो पक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं कहीं गलती से किसी एक पक्ष का साथ ले दूंगा और ये मेरे को नहीं करना चाहिए, उस वक्त कॉन्शियसली हाथ को बांधेंगे और पीछे ले। नहीं होगा फिर आपसे गड़बड़, आपको मैं याद आ जाऊंगा तत्काल और आपको पता लग जाएगा ये पाटनी जी बोले थे, ऐसा करने से काम नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारी सेफ्टी का एक मैकेनिज्म है। और
जब हमको किसी को कोई बात समझाना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम खड़े होकर एक समूह में चर्चा कर रहे हो और हम कोई भी चर्चा कर रहे हो, हमको किसी भी हालत में हमारे हाथ ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट आपको एक और बात बताऊं, आपकी जितनी भी क्लास चलती है, आप एक रूल बना लीजिए, यदि कोई बाजू में भी हाथ बांध के बैठेगा तो आप उसको थोड़ा सा टोक देंगे, हाथ खोल लो। आप कोई कोड वर्ड का इशारा डेवलप कर लेंगे, हाथ खोलो। उसका एक कारण है, हर व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है। तो हर व्यक्ति का एक मैग्नेटिक स्पेस बोलते हैं उसको, कोई भाषा में ऑरा भी बोलते हैं, लेकिन ऑरा ज्यादा व्यापक शब्द है। जैसे ऑरा 1-1 किलोमीटर का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बड़े साधक हैं तो हो सकता है आपका ऑरा आधा किलोमीटर तक, आधा किलोमीटर दूर भी किसी को आके पीस महसूस होने लग जाएगा अपने आप। तो कई तीर्थ ऐसे होते हैं कि उसकी भूमि पे पैर रखते शांति लगने लग जाती है, क्योंकि जमीन के वाइब्स या ऑरा वैसे होते हैं ना। तो हर व्यक्ति का लगभग 4-4 फीट का ऑरा होता है, ऑरा बोलो या मैग्नेटिक स्पेस। तो यहां से 4 फीट लगभग इतना दूर हुआ, और यदि मैं कदम में चलूं तो 1 कदम और ये 2 कदम। ये मेरा इस साइड ऑरा है, इस साइड मेरा मैग्नेटिक स्पेस है। यहां मैं खड़ा हूं तो ये 1 कदम और 2 कदम, ये मेरा इधर मैग्नेटिक स्पेस है, ये मेरा पीछे की तरफ मैग्नेटिक स्पेस है, और ये मेरा इस तरफ मैग्नेटिक स्पेस है। तो हुआ क्या कि 8x8 का एरिया मेरा हुआ। बात बहुत ध्यान से समझिए, 8x8 का हिस्सा मेरा हुआ। अब होगा क्या, अच्छा कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि कोई, एक्चुअली आप लोग के साथ आज ही चीज तो होती नहीं है संतों के साथ, ठीक है। सामान्य जीवन में कोई पीछे से आता है, मार वार देता है, मस्ती करता है, छेड़छाड़ करता है, तो कई बार कोई पीछे से आता है ना तो आपको पता लग जाता है। ऐसा कितनी बार होता है कि पीछे से अचानक कोई जानवर आ रहा है और अचानक से आप हट जाएंगे, जब ये आपने देखा नहीं। आपको कैसे होता है वो आभास, कैसे होता है, कभी आप सोचा नहीं होगा आपने। हम सिर्फ हट जाते हैं या पीछे से कोई एकदम से हट जाते हैं। एक्चुअली किसी ने आपके मैग्नेटिक स्पेस में पैर रख दिया। अब मैंने ये बात यहां पर क्यों की, आप दोनों के बीच, आपके आगे पीछे जो भी बीच में बैठे हैं, आपका कब्जा 8x8 पे है, ठीक। आपका कब्जा 8x8 में। अब 8x8 में देखिए और कितने संत बैठे हैं। यदि मैं आपको लूं तो आपके 8x8 में 1 2 3 4 आप लोग बैठे, बीच वाले को लूंगा तो 6 संत आ जाएंगे। गुरुजी इसमें दिक्कत क्या होती है, यदि एक संत ने हाथ बांधा तो उस ऑरा को उसने डिस्टर्ब किया। वो ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े कढ़ाई दूध के एक कोने में नींबू डल गया। अब होगा क्या, पूरा दूध फटेगा। तो उसका जो वो है वो दूसरे पे जाएगा उसका। तो इसीलिए हम लोग बिजनेसेस में ये रूल बना देते हैं कि किसी भी स्टोर, ऑफिस, इंटरप्राइज के अंदर वर्किंग आवर्स में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हाथ बांध के नहीं बैठे। रूल ये। मैं अपने सेमिनार में पेनाल्टी लगाता हूं, आप अचरज करेंगे। मैं शुरू दिन, लोग आते हैं अलग अलग जगह से, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, उन सभी ज्ञानी रहते हैं, उनको लगता है हमको तो सब आता है, अब देखते हैं आज क्या सिखाने वाले। सब विचार तो 100 किस्म के चलते रहते हैं। तो शुरू में सब हाथ बांध के ऐसे रखे रहते हैं। मैं पहले दिन दोपहर को घोषणा कर देता हूँ अलग अलग ऑडियंस को देखते हुए, कहीं 100 रुपये पेनाल्टी, कहीं 500 रुपये पेनाल्टी हाथ बांधने की। तो अब हाथ बांधा और वहीं पे एक को अकाउंटेंट बना देते गुरुजी, एक आदमी अकाउंटेंट उन्हीं में से हैं। हाथ बांधा, बोलते 100, हम लोग ऐसे बोलते 100। उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्यों 100? हाथ बांधा, अच्छा अच्छा ऐसा था क्या, तो बता देते पहले से, और सब खूब खूब हंसते हैं। अब हंस रहे उसके ऊपर, इतने में एक और दूसरे का लग गया 100। अब उसके मुंह से भी हंसी चली गई, एक और तीसरे का लग गया 100। दोपहर तक ये हालत हो जाती है, आदमी हाथ पीछे रख के बैठने लग जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं बांधूंगा। और जब वो 1-2 हजार रुपए दे देता है, भले वो करोड़ोंपति हो, लेकिन एक साइकोलॉजी होती है कि जब वो 1-2 हजार रुपए दे देता है और 8-10 बार हंसी का पात्र बन जाता है, वो अपने ऑफिस में भी हाथ बांधता है तो मेरे को याद करता है। और वो लोग, गुरुजी क्या बोलते हैं, आपके 5-7 प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 10 साल से कोई हाथ बांधा हुआ दिखता है ना, मन करता है जाके हाथ खुलवा दूं उसका। लोग दूसरे का हाथ खुलवाने में लग जाते हैं। तो हमको एक बार ये प्रैक्टिस बार बिल्ड करनी है, तो हमारे को भी ये चीज़ आ जाएगी। तो ये मैंने क्यों बताया कि किसी भी हाल में आपकी आपसी संत सभा भी चल रही हो, इंटरनल मीटिंग भी चल रही हो, तो वहाँ पर भी हाथ बांध के बैठना अलाउ ना किया जाए, ठीक। अब इसके बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यदि हम नीचे बैठे हैं तो हमें कैसे पता चले ये हमारी बात से सहमत है या नहीं?
यदि आप नीचे बैठे हैं, और सामने वाला भी नीचे ही बैठा है, खुद टेबल नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? वो हाथ ये वही से। असहमत होगा तो पहले तो हाथ बंधेगा, बॉडी उसकी भी पीछे जाएगी। नीचे बैठे में भी देखिए, नीचे बैठा हूं मैं और मैं आपकी बात से हूं, ऐसा हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, कई बार मैं आपसे असहमत नहीं हूं ना। देखो, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं एक लाइन मिस कर गया था, आपको बता रहा हूं। यदि आप बोल रहे हैं, आप वक्ता हैं, चाहे वो बातचीत के वक्ता हो चाहे मंच के वक्ता हो, आप बोल रहे हैं और सुनते सुनते मैंने अपना हाथ मुंह पे रख लिया। यदि आप बोल रहे हैं और सुनते सुनते मैंने अपना हाथ मुंह पे रख लिया, इसका मतलब इस वक्त मैं आपसे सहमत नहीं हूं, या मेरे दिमाग में विचार है आप गलत बोल रहे हो, या मेरे दिमाग में विचार है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या आपकी मेरी विचारधारा अलग है। तो मैं क्या करूंगा, या तो हाथ को बांधूंगा या और कल सुबह से आपका ध्यान जाएगा, ये सब बहुत कॉमन पोज है, बहुत कॉमन है। बोल तो आप ठीक रहे, ऐसा करता है आदमी। देखिए, उंगली रखेगा मुंह पे और शब्द क्या छोड़ेगा मुंह से, नहीं बोल तो आप सही बात है, लेकिन हो क्या रहा है, एक लॉक और दो, तो ये डबल हो गया, ये तो क्लस्टर आ गया। मतलब इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग चीज ये कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप मेरे से बात कर रहे हो और मैंने ये कर दिया, नहीं स्वामी जी बोल तो आप सही बात रहे हो, अब आप क्या करेंगे? हम समझ चुके कि वो सही नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उनको सही लगे। हाँ, कुछ और तर्क प्रस्तुत और करने तर्क पड़ेंगे, प्रस्तुत या करने। शायद उसका गुरुजी और एक अद्भुत सवाल रहता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, मैं श्योर हूं कि इस वक्त आपके मन में भी कुछ सवाल विचार आ रहे होंगे, तो एक काम करिए, आप अपने सवाल पूछिए, मैं और आपको फिर इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैंने उसको मौका दे दिया अपने सवाल पूछने का, एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह हो गया कि फिर मैंने और उस बात पे प्रकाश डाला। तीसरा तरीका बहुत अच्छा गुरुजी, तीसरा तरीका, मैं कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाऊं। मैं बोलो रुको मैं आपको एक मिनट उसी की एक इमेज दिखाता हूं। एक मतलब मैं नहीं जानता वो कौन सा विषय चल रहा है, तो यदि मैं उसको किसी कागज से, किसी डॉक्यूमेंट से, मोबाइल में कोई न्यूज से या कोई फला चीज से उसको उसी वक्त प्रूव कर पाऊं, रेफरेंस कहीं, कोई भी रेफरेंस मटेरियल, एकदम सही शब्द, 100% सही शब्द, रेफरेंस मटेरियल से प्रूव कर पाऊं, तो मेरी बात क्लियर हो गई। तो मैंने और प्रकाश डाला तो भी समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि वो उसके मन में कोई और सवाल चल रहा है और हम कोई और रोड पे प्रकाश डाल रहे हैं। हाँ, समय बगड़े, वो लेफ्ट पे खड़ा है, हमको लग रहा है इसको राइट में डाउट है, हम राइट के बारे में बोले जा रहे हैं, उसका डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है और डिटैच हो रहा है, वो और डिटैच हो रहा है हमारे से। तो हम उन्हें उसको सवाल पूछने का मौका दिया। और तीसरा, कहीं ना कोई वो उन आंकड़ों पे यकीन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर हमने उसको कोई रेफरेंस आर्टिकल, रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस वस्तु दिखा के प्रूव किया। ठीक, और सवाल लेना। मेरा प्रश्न है कि कभी कभी बार हम बात करते हैं तो कोई कोई श्रोतागण नैनो मुंद कर बैठ जाते हैं, आंखें नहीं खोलते। इसका मीनिंग क्या होगा? गुरुजी, क्लस्टर में देखना है इस साइन को। यदि आंखें बंद है और हाथ बंद है तब गड़बड़ है। मैं आ रहा हूं एक एक करके। आंखें बंद है, हाथ बंद है तो गड़बड़ है। आंखें बंद है, हाथ पीछे, बॉडी पीछे, तो भी गड़बड़। तो बहुत गड़बड़। ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो थका है तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए ऐसा जा सकता है, लेकिन यदि मेरी 2 घंटे की कथा चल रही है और भाई 1 घंटे तक ऐसा बैठा हुआ है, भले वो ऐसा मुंह हिलाते रहे, उसके झांसे में नहीं आने का। अब यदि ऐसा बैठा है और आंख बंद करके रखा हुआ है, इसमें कोई एक्चुअली इसके बारे में कोई व्याख्यान ही नहीं कहीं पर कि यदि ऐसा बैठा है और आंख बंद किया, क्योंकि ये अपना योगा टाइप के पोज है जो आप बतला रहे हैं। ठीक है। और नॉर्मल भी गुरुजी यदि आंख बंद कर रहा है और बॉडी फॉरवर्ड बेंड है, देखिए मेरी खुद की एक आदत आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे को कोई चीज में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मैं जब खाना खाता हूं तो जब मेरी पसंद की बहुत अच्छी चीज आती है तो मेरा रूल है, मैं पहले आसपास वाले को बोलता हूँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, और मुंह में कौर रख के मैं आंख बंद कर लेता हूँ।
और आंख बंद करके उस कौर को मुंह में घुमाता हूँ ताकि अलग अलग साइड में जो जीभ के स्वाद ग्रंथियां रहती है वो सब उसको ले सके। तो आंख बंद करके यदि बॉडी फॉरवर्ड बेंड है, आंख बंद करके यदि हाथ का मूवमेंट खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। वो डीप इमर्स होने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति के लिए गुरुजी आंख बंद करना बहुत कठिन काम है। वो ना नींद आती तो ही आप ना नॉर्मल आदमी को कभी आप ध्यान लगाने बोलेंगे ना उसकी जान निकल जाती। उसके दिमाग में 1 मिनट में इतने ज्यादा विचार आते हैं जितने 6 महीने में नहीं आए। तो वो नॉर्मल व्यक्ति एक्चुअली कहीं पर नॉर्मल सभा में आंख बंद करने से परहेज करता है। या तो वो बहुत सुधी श्रोता है, सुधी डीप श्रोता है, या वो थका हुआ है। तो थका हुआ है तो उसके साथ कुछ क्लस्टर और मिलेंगे, कुछ साइन और मिलेंगे। तो मैं फिर से आपको पहली स्लाइड में लेके जाता हूं। पहली स्लाइड में लिखा था किसी भी एक साइन पे, बेसिक पे निर्णय ना करें, किसी भी चीज को समूह में देखें। ठीक है, तो यदि बहुत सारी ऑडियंस बैठी और 40-50 हाथ बांध लिए तो आप समझना आपका भाषण बहुत खराब जा रहा है। कोई 1-2 आदमी हाथ बांध लिए तो वो हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं ले रहा है, लेकिन मेरा भाषण इंटरेस्टिंग। ठीक, और सवाल प्लीज। फिर ये जो बाल बोलने की स्टाइल, फिर ये कपड़े की स्टाइल, फिर ये चश्मे की फ्रेम किस तरह की रखने की स्टाइल, ऐसे जो कुछ हो, घड़ियाल कौन किस तरह की रखता है, इसमें से कुछ मैसेज मिलता है क्या? देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं, ये एसेसरीज का हिस्सा है। अच्छा। तो पब्लिक तो जब हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं तो शरीर को छोड़ के एक भी सामान उसमें काउंट नहीं होता। अच्छा। बॉडी मतलब प्योर बॉडी, तो प्योर बॉडी, वो आंख वाँख जो भी करेगा शरीर से करेगा, एक भी नहीं। अब ये सारी चीजें, कपड़ा लत्ता, ऊपर नीचे क्या पहना क्या नहीं पहना, ये सब एसेसरीज हो गई। और एसेसरीज आ गई पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में। अच्छा। कि एक पब्लिक स्पीकर तो जब कोई प्लान्ड पब्लिक स्पीकर होता है ना गुरुजी, एक तो आदमी का नॉर्मल जजमेंट, जैसे हम एक व्यापारी को, सेल्समैन को सिखाते हैं, किसी को सिखाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम लोग गुरुजी उसमें 9S सिखाते हैं। 9S किसी सेल्समैन को, कि एक कस्टमर को सुनो, समझो, समझाओ, संबंध बनाओ, ऐसा करके S। तो जब हम सुनो सिखाते हैं, बहुत ध्यान से, ये आपकी समझने की चीज होगी, कई बार भक्तों का जजमेंट लेना पड़ सकता है। जब आप सुनते हैं ना तो खाली वो मुंह से क्या बोल रहे हैं मत सुनिए। तो हम लोग बोलते हैं शब्दों से सुनिए, वस्त्रों से सुनिए, ज्वेलरी से सुनिए, जूतों से सुनिए, क्या बात है, खड़े होने के तरीके से सुनिए, वाह, ठीक है, ठहराव से सुनिए। जैसे जितना गरिमामयी आदमी होगा उतना ठहराव से बोलता है, उतना हड़बड़ाता नहीं है। एक आपको पोज दिखाता हूं। अभी मैं आपसे पूछूंगा ऐसे कौन चलता है, आपको याद करके बताना ऐसे कौन चलता है। ठीक है, स्कूल का जमाना याद कीजिए। इसका गुरुजी गूगल में आप डालेंगे ना हेडमास्टर पोज, पूरे वर्ल्ड ओवर इसका नाम हेडमास्टर पोज है। अच्छा। मतलब ये जितनी मैंने आपको फोटो दिखाए हैं सब गूगल में अवेलेबल है, अलग अलग तरीकों से अवेलेबल है। तो इसका नाम ही हेडमास्टर पोज है। और एक्चुअली मेरा आज असिस्टेंट बीमार है, कल मैं आपको एक पोज और दिखाऊंगा जिसमें जॉर्ज बुश और पोप, ये बड़े राजनेता मिररिंग कैसे करते हैं। जैसे आपने हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठाऊंगा, आपने ये किया तो थोड़ी देर में हम एक रंग में रंग जाएंगे, वो उसको मिररिंग कहते हैं। खैर, तो जब आप किसी की चाल देखते हैं, तो जब कोई हाथ पीछे रख के कहीं ऐसा चल रहा है या चलता हुआ आ रहा है या धीरे धीरे नजरों से चारों ओर देख रहा है, तो इसका पहला सिग्नल है ये कोई पदवी वाला व्यक्ति है। ठीक, इसकी कोई पदवी है, इसके पास कोई ना कोई चीज का पावर है। वो पावर पैसे का हो सकता है, वो पावर सत्ता का हो सकता है, वो पावर नाम का हो सकता है। 3 ही चीज का पावर होता है, पैसे का पावर, सत्ता का पावर, प्रतिष्ठा का पावर। क्योंकि एक सोशल वर्कर अन्ना हजारे जैसे हैं, पैसा नहीं है लेकिन प्रतिष्ठा का पावर है। पैसे का पावर अलग दिखता है और सत्ता का पावर तो सत्ता का ही पावर है। तो इससे सुनिए, अब हम लोग बोलते हैं शब्दों से सुनिए, वो सबसे कॉमन चीज है। ठीक है, उसकी ज्वेलरी से सुनिए, तो हम लोग बोलते हैं आप उसको ऊपर से नीचे तक आंको, तो उसने कान में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, हाथ में क्या पहना है, तो उससे आपको जजमेंट आता है उस व्यक्ति का क्या स्तर होगा। तो गुरुजी इसमें हमारे लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कल की पब्लिक स्पीकिंग में मैं बोलूँगा इस बात को,
यदि किसी श्रोता में बहुत किसान बैठे हैं या औसत आय वर्ग का आदमी बैठा है, निम्न आय वर्ग का आदमी बैठा है, वहां जब आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर दोगे ना, एकदम कुछ हजारों करोड़ की, कोई मर्सिडीज की, कोई दुनिया जहान इन्वेंशन, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, इस टाइप की जो बात आजकल सब किस्म की बातें होती है, ये कर दोगे डिटैच हो जाता है। क्यों? ये उसकी पहुंच के बाहर की चीज है। अच्छा, यदि श्रोता बहुत बड़ों का है, बहुत उच्चतम आय वर्ग का श्रोता है, उच्चतम दुनिया घुमा हुआ श्रोता है, तो उसके सामने यदि आपने हल्की बात कर दी तो वो डिटैच हो जाएगा। तो इसीलिए एक संत को भी श्रोता की पहचान होना जरूरी है। आपका सवाल शायद इसी कंटेक्स्ट में। जी। तो जे कपड़ों से सुनिए, उसकी ज्वेलरी से सुनिए, उसकी चाल ढाल से सुनिए, यहाँ तक कि कितने लोग दुनिया में ये कहते हैं कि हम किसी के जूते देख के इंसान का स्तर पता लगाते हैं। संतों में तो आपकी ऐसी बात नहीं है, अपन तो एक सामान्य दुनिया के एंगल से देख रहे हैं। तो जूतों से भी इंसान का स्तर पता लगाया जा सकता है। और इसी चीज को एनकैश करने के लिए तो बड़े बड़े ब्रांड बने कि अब आदमी बोले जी हाथ में मो ब्लैंक का लैपटॉप बैग लेके घूम रहा है, हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहना है। बड़े बड़े ब्रांड क्या कर रहे हैं? वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा सामान बताएगा। तो एक वर्ड यूज होता है प्राइड ऑफ पोजेशन, मतलब उसको पहन के रखने से, जैसे मोबाइल में किसी ने एप्पल का मोबाइल रखा तो सबको बताना चाह रहा है मेरा एक सर्टन स्तर, वो बताना भी चाह रहा है और उसका स्तर भी है। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी हम मिसगाइड भी हो जाते हैं, रेयर केस में। तो कभी कभी गुरुजी ऐसे 1% लोग होते हैं जो बहुत उच्चतम लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत सादगी भरे होते हैं। उनका जजमेंट बहुत कठिन हो जाता है, तो उनके जजमेंट में अक्सर उनको इग्नोर भी कर दिया जाता है। ऐसा होता है ना? तो वो बहुत इतने बड़े हैं कि वो उस पहुंच से बाहर निकल गए। भाई आपके जैसे वस्त्र है, वो आपको देख के ही पता लग जाता है आप साधक हैं। लेकिन वो आदमी एकदम साधारण शर्ट पैजामा पहन के चल रहा है और एकदम कुछ नहीं बोल रहा है, पता चला एंड में आके वो बोल रहा है जी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइए वही करवा देता हूँ। तो ऐसे 1% में कंफ्यूजन होता है, लेकिन बाकी आप बाकी चीजों से अंदाज लगा सकते हैं। अच्छा, आप लोग लेकिन बहुत चीजों से फ्री है। जब एक नॉर्मल कॉर्पोरेट में हम ये ट्रेनिंग देते हैं तो हमको उसको यहाँ तक बताना पड़ता है कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसी ये पहनो, ऐसा वो पहनो। आप लोग बहुत सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं। ऐसा फिर मैं एक पुलिस अधिकारी को मिला था, तो उन्होंने एक बात की, वो लड़का ने, वो लुच्चा है। तो मैंने कहा साहब आपने कैसे जान लिया? तो उनकी बॉडी से मैंने जान लिया, उनका चेहरा ही कहता है कि वो अच्छे आदमी नहीं है। तो ये बिना बॉडी लैंग्वेज देख के ही, जैसे हमारे कोई ऐसे वैद्य हो गए, वो उनकी बॉडी देखकर कह देते हैं कि तुमको ये रोग है। हाँ। और ये बॉडी देखकर ही कह देते ये चोर है, ये लुच्चा है, ये अच्छे आदमी नहीं है। उनकी बॉडी बोलती है। वो भी विज्ञान, वो अपना जो इतिहास में ये बहुत ज्यादा बड़ा विज्ञान है। आज जो प्रैक्टिस किया जा रहा है उसका महज कुछ %। हाँ। पहले तो एक कंपाउंड की 4 दीवारी में गेट से अंदर कोई आया और तो कोई जो एकदम विद्वान रहता तो बोल देता था किसी नकारात्मक व्यक्ति ने अभी हमारी बाउंड्री में प्रवेश किया। हाँ। वो उस वाइब्रेशन से पहचान लेता था कि यहाँ पे वाइब्रेशन कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा, एक बात मैं आपको और कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आपने किसी शास्त्र में कहीं पढ़ा हो नहीं हो। जब आप बहुत सारे भक्तों से मिलते हो, इसका चुनाव आपके ऊपर है, आपको करना है कि नहीं, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि जब आप बहुत सारे भक्तों से मिल के आते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा हमको लग जाती है। हाँ, लग जाती। हर व्यक्ति अपना एक ऑरा लेके आता है, उसका ऑरा आपको प्रभाव डाल के जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो वैसे ही है जैसे एक कमरे में एक अगरबत्ती 2 मिनट के लिए भी जली तो भले अगरबत्ती वहां से हटा लोगे, लेकिन थोड़ी देर तक उसकी सुगंध वहां रह जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि एक साधक को या हमारे जैसे किसी वक्ता को, जिनको लोगों के भीतर पॉजिटिव विचार डालने हैं, तो हमारे को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन जब हम किसी भीड़ में बहुत सारे नेगेटिव लोगों से संपर्क में आ जाते हैं या कोई बड़ी कथा करके लौटे, तो गुरुजी एक प्राणिक हीलिंग करके एक विज्ञान है, उसमें यह कहा जाता है कि हमारे को जब हम बहुत भीड़ से लौटें या जब हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हों, उस वक्त हमको नमक से स्नान करना चाहिए। अच्छा। तो जैसे आप एक बार पूरा नहा लें, उसके बाद वो जो समुद्री नमक होता है, हाँ जी। वो नमक का डब्बा वहाँ पड़े रहे, थोड़ा सा आपने नमक लिया
नमक को शरीर में लगा दिया, लगा के 2-4 मिनट रहने दिया और उसके बाद आपने स्नान कर लिया, तो उससे क्या होता है कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी कट जाती है। अच्छा। तो और उसके बाद जब नेगेटिव कट गया तो सिर्फ पॉजिटिव बचता है। तो बहुत पुराने जमाने में याद करिए, ऐसा कहा जाता था कि घर में नमक का पोछा लगाइए, नमक से घर को पोछा लगाते थे पानी में, तो वो घर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए लगाया जाता था। तो यही चीज, तो मैं खुद जब बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस एड्रेस करने जाता हूँ या कोई बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो मैं उस वक्त सॉल्ट बाथ लेके जाता हूँ। तो थोड़ा सा नमक का डब्बा पड़ा रहेगा, थोड़ा नमक लगा लूंगा, नमक थोड़ी देर में 2-4-5-10 मिनट में खुद ही पिघल जाता है, नहा लिए, तो उससे हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा कट जाती है। जो पीछे दिन में बहुत सारे लोगों ने हमको किसी भी रूप में जाने अनजाने प्रभावित किया, वो भी चीज़ हट जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाती है और ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। ऑरा और ऑरा क्या होता है, आधी जब भी आप किसी को बात करते हैं तो आधे तो आपके शब्द प्रभावित करते हैं, आधा बॉडी लैंग्वेज प्रभावित करते हैं और बहुत सारा आपका ऑरा प्रभावित करते हैं, आपका आभा मंडल। तो आपके कई लोग ऐसा होता है ना कि जैसे आपके सामने आते होंगे, कई लोग बोलते हैं गुरुजी के सामने आया फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया? वो आभा मंडल से उसको शांति मिल गई। कई बार आभा मंडल में आते ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं लोगों को। जी, मैं सवाल लेके गया था लेकिन वहां जैसे ही बैठा मेरे को उत्तर मिल गया, मैं तो कुछ पूछा ही नहीं, चला आया। ऐसा होता है। तो ये आभा मंडल, गुरुजी एक विज्ञान है प्राणिक हीलिंग करके, आपको अचरज होगा आप सबको जान के कि आभा मंडल को पकड़ने का कैमरा आ गया। हाँ, आ गया है, मैं जानता हूँ, है ना। हाँ, तो वो कैमरे में फोटो खींचो तो आभा मंडल दिखता है पूरा, कितना आभा मंडल किसको है, और आभा मंडल को धीरे 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 करके बढ़ाया भी जा सकता है। और जिसकी जितनी साधना होती है, जितना पॉजिटिव होता है, उसका आभा मंडल धीरे धीरे उतना बड़ा होता चला जाता है, उतना विस्तृत होता चला जाता है। और आभा मंडल जब सही रहेगा कहीं पर, तो वहां बहुत सारे काम बिना सोचे हो जाएंगे। होता है ऐसा विचार मात्र से होते हैं, विचार मात्र से कि मैंने सोचा और उधर काम हो गया, ऐसा है। और कोई सवाल? तो ये नमक वाला भी, जिसको बड़ी कथाएं करनी हाँ, हो, ये आपने अच्छा बताया। तो कई लोग क्या करते हैं, आप उनको देखिएगा, वो ऐसे बैठते हैं और ना पूरे वक्त पैर हिलाते रहते हैं। तो कोई दूसरे उनके घर वाले रहते हो, रुको ना, कितना पैर हिलाओगे, रुको, अच्छा नहीं लगता। या कई लोग बजाते ही रहते हैं कुछ ना। कई लोग कोई भी बात करते रहेंगे ना, उनके हाथ में कोई पेन रहेगी, वो पूरे कागज को बर्बाद कर देंगे कुछ ड्राइंग बना के। कितने लोगों के साथ यहाँ ऐसा होता है, ईमानदारी से बताइए? जो कागज हाथ बाजू में आ जाए, खाली नहीं बैठ सकते, पूरा कबाड़ कर देंगे और एंड में पता लगता है कागज का क्या हाल हो गया। तो ये हाइपर एक्टिविटी है। तो आपकी एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे एक्शंस में ट्रांसलेट हो रही है और एक्चुअली आपको एंगेज करने के लिए जरूरी होती हो, तो आप उससे एंगेज रहते हैं। तो इसमें कुछ भी बॉडी लैंग्वेज के एंगल से नेगेटिव नहीं है। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास आकर कई लोग रोते हैं, मगर इसमें से कई झूठे निकलते हैं, तो ये सच्चा रोते हैं या झूठे रोते हैं, उसको हम कैसे? बाकी सिग्नल चेक करिए, बाकी सारे सिग्नल मतलब 1 2 2 3, ये सारे सिग्नल चेक करिए। यही आई नोज लिप्स और ये इतना ही क्लस्टर में से आपको 2-3 सिग्नल गारंटी से मिलेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अभी आप कल से आपका ध्यान इस पे जाना शुरू हो जाएगा अपने हाँ, आप। ये तो सही। अपने आप कल से आपको चारों तरफ हाथ बांधे आदमी दिखे और आपके दिमाग में विचार आएगा, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। कल जब मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा, अच्छा। तो उसमें पहले ही एक हिस्सा है, श्रोता कौन है इसकी रिसर्च करें। अच्छा। तो हमारे को, आप सब आश्चर्य करेंगे, हमारे को जब भी कोई इनविटेशन आता है बोलने का, तो गुरुजी हमारे साइड से उनको 20 प्रश्न का क्वेश्चनेयर जाता है। अच्छा। तो उसमें श्रोता की आयु कितनी है, श्रोता का जेंडर क्या है, महिला पुरुष का अनुपात क्या रहेगा, श्रोता का आय वर्ग क्या है। फिर हमारे कुछ सवाल रहते हैं, श्रोता कंजर्वेटिव है कि एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा। तो कंजर्वेटिव श्रोता यानी जितना पुराना टाइप का श्रोता, थोड़ा रिजिड समाज का श्रोता रहेगा, वो नियम कानून में बंधा रहेगा। अच्छा। तो जब वो लिख देते हैं ना एक्सपेरिमेंटल है, तो हम लोग वहां पे नाच गाना करवा देते हैं, स्टेज मोटिवेशनल सॉन्ग बजवाएंगे, उनको एक्शन का। जब लिख देंगे वेरी कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, हम समझ जाते हैं इनको ठीक से रखना भाई। उसके बाद गुरुजी एक सवाल नीचे और है, क्या हमारे जैसे और भी वक्ता आपके आ चुके हैं? यदि आए हैं तो उनके नाम और विषय दें। अच्छा। तो हमको ये समझ में आता है कि इन लोगों ने पहले प्रोग्राम अटेंड किए कि नहीं, कहीं मैं ही तो पहला बलि का बकरा होने जा नहीं रहा हूँ। तो ऐसा इन्होंने कोई प्रोग्राम अटेंड किया है कि नहीं किया है? क्योंकि यदि पहली बार है तो मैं इनके साथ ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकता। तो कई जगह ना सोसाइटी बहुत रिजर्व,
बहुत कंजर्वेटिव होती है। वो ना हंसते भी तौल तौल के और पूरे समय ऐसे बैठ के देखते रहेंगे। और कई बार ऐसा मैं भी फंसा हूं गुरुजी। अच्छा। फिर उनको बार बार कहता हेलो हेलो हेलो, 10-15 बार हेलो करेंगे, उनको समझ नहीं आता हो क्या रहा है, फिर वो सरेंडर हो जाते, बोलो चलो। मैं उनको बोलता हूँ जब तक आपका टावर शुरू नहीं होगा मैं मेरी बात नहीं शुरू करूंगा। फिर हम लोग थोड़ा और रब्बे होते हैं, अरे मुर्दों मुस्कुराओ। ऐसा कुछ डायलॉग वायलॉग मारते हैं, 2-4 को खड़ा कर देते हैं, हाँ चलो आप बताओ चलो, तब जाके 10-15 मिनट ये नहीं। लेकिन वास्तविकता है ऊपर से कुछ भी दिखाएं, अपने अंदर की पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है। मतलब वक्ता के रूप में ऐसा लगता है कोई हमारे को लेके चला गया, अंदर से कुछ नहीं बचा हमारा। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ भी गुरुजी। ठीक है, ऐसा है। जब बात करते हैं तो बात करते करते बीच में मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने की बात नहीं होती है, लेकिन वो 2 शब्द बोलते हैं मुस्कुराते हैं, 2 शब्द बोलते हैं मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हंसने जैसी कोई बात नहीं होती फिर भी हंसते रहते। इसका कोई लॉजिक बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। आप समझो कि उसके सिस्टम में कोई फॉल्ट है, सॉफ्टवेयर का एरर है। हाँ जी सर, ये कोई लोग बोलो मंगल स्वामी। कोई लोग बात करते करते दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं, हाँ होता है। नहीं, यदि वो बहुत वरिष्ठ या सीनियर है तो वो हेडमास्टर पोज दे रहा है। ठीक, ये गया ना ऐसे, तो वो एक्चुअली पूछ भी रहा है और आपका मूल्यांकन भी कर रहा है, देखता हूं तेरे में कितनी दम है। ठीक है, दिस इज वन वे। और सेकंड, जब मेरे सामने बहुत वरिष्ठ आदमी होगा ना जिसको मेरे को बहुत सम्मान देना है, तो भी मैं ऐसे खड़ा हूं। तो कभी भी सरकार में देखना कि सामने कोई आईएएस या आईपीएस खड़ा हो जाता है, तो पुलिस में तो ऐसी परंपरा है, लेकिन बाकी जगह नीचे वाले जो रहते हैं, यस सर, यस सर, हाँ सर हो जाएगा, यस सर, तो वो सम्मान सूचक है एक जगह। अब देखिए गुरुजी कितना क्रिटिकल है, एक ही पोज सम्मान देने के लिए भी है और मैं बड़ा हूं दिखाने के लिए भी। हाँ, ये हेडमास्टर पोज में 2 बात आई। हाँ, मतलब एक ही पोज। अब यहाँ पर खूब सामान्य ज्ञान की जरूरत है कि फिर उसकी कद काठी, उसका पहनावा, उसकी बातचीत की शैली, उसके देखने का रुआब, उसका ऑरा कैसा है और किस जगह वो खड़ा है। क्योंकि जब कोई बहुत पावरफुल आदमी चलेगा ना तो हमेशा उससे चिपक के लोग नहीं चलते, हर चीज का एक सिग्नल है। जैसे कोई पावरफुल आदमी चल रहा है तो उसके जितने असिस्टेंट है ना उससे या तो 2-2, 3-3 फुट के गैप से चलते हैं या थोड़े पीछे चलते हैं, ऐसा थोड़ा पीछे आएंगे उसके। हाँ और बोल हाँ सर बताइए, हाँ सर बताइए, ऐसा चलेगा। तो उसी हेडमास्टर पोज के कुछ हमको दूसरे साइंस देखने पड़ेंगे। फिर थोड़ा सामान्य ज्ञान इसीलिए बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस फर्स्ट, कॉमन सेंस फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज सेकंड। ठीक। और मेरे को आपको जब बहुत इज्जत देनी, ठीक है ना, हो अब जैसे गुरुजी के सामने कोई आके जैसे दोनों हाथ खोल के ऐसा बोले, थोड़ी अवज्ञा, हाँ ठीक है ना गुरुजी हो जाएगा, नहीं अभी करवा देता हूं, ठीक है ना, तो वो भी हाथ पीछे रख रहा है, इसीलिए कॉमन सेंस फर्स्ट। ठीक। ये सर हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं तो बात में कोई जो सामने वाला होता है वो नकल्स पॉपिंग करने लगता है, तो उसके लिए वो मैं नहीं बता सकता इतने बड़े मंच से, उसी के लिए मैंने गुरुजी को नकल मतलब हम लोग ऐसे नकल्स पॉपिंग करते रहते हैं ना, ये क्या? अच्छा नकल, अरे नहीं कॉपी नहीं बोल रहे भाई, उंगली तोड़ना बोल रहे बस हो। वही। नकल मीन्स उंगली के जोड़। देखिए शब्दों से खेल, हमने नकल का मतलब निकाला कॉपी, और ये भाषा बहुत खतरनाक चीज है पब्लिक स्पीकिंग में। उसने बोला नकल स्कोपिंग, पॉपिंग। हमने यहां से सब तरफ बोला नकल मारता है, कॉपी करता है, लेकिन नकल का मतलब ये वाली नकल थी। ठीक, वही सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। ठीक, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये पैर वैर हिला रहा है आदमी, जबरदस्ती खुजाल रहा है, ये तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है, ड्राइंग बना रहा है खचड़ खचड़, तो उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है, तो उसको वो सेट करता है कुछ और करके, वो अधीर है, मतलब जल्दबाजी हड़बड़ में है वो थोड़ा सा। हाँ, कभी के लोग नीचे बैठे होते हैं, वहाँ रेत होती है तो थोड़े थोड़े कंकर होते हैं, तो ये बिल्कुल गुरुजी, इसमें कई बार क्या है, कोई दूसरा आदमी सोच लेगा इसका ध्यान नहीं है, नहीं वो ना एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर सकता। अच्छा। तो उसको ना एक एक्टिविटी और चाहिए, और ऐसे ही लोग ना ध्यान में, मैं खुद नहीं कर सकता। आप मेरे को कोई पेपर दीजिए और मैं आपसे बात करता रहूंगा, थोड़ी देर बाद उस पेपर की शक्ल नहीं देख पाएंगे आप, मैं क्या कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो मैं खुद नहीं चैनलाइज कर सकता, कोई ऐसी जगह ही नहीं हो सकती मेरे को। जैसे मैं कोई चीज किसी को सुन रहा हूं, मेरे को 2 कंकड़ दिखेगा, मैं उन्हीं से कैरम बोर्ड खेलने लग जाता हूं, कंकड़ से ऐसे, लेकिन मैं सुन रहा हूं सामने वाले को। तो ये हाइपर एनर्जी के चैनलाइजेशन का तरीका होता है।
लॉजिक, पूरे लॉजिक, बॉडी लैंग्वेज के जितने लॉजिक है ना, वो नाक, आंख, मुंह, ठुड्डी और गले पे घूमते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जितने लॉजिक है, नाक खुजाला तब, आंख खुजाला तब, होंठ को ऐसा किया, ठुड्डी पे यहाँ ऐसा किया, और एक कुछ ग्रंथों में गर्दन खुजालने को, मैंने जो एक इमेज दिखाई थी, गर्दन खुजालने को भी झूठ की निशानी माना गया है। उस पर मैंने ज़्यादा स्ट्रेस क्यों नहीं दिया, क्योंकि आधे ग्रंथ मानते, आधे नहीं मानते, तो वो बड़ा इंडिविजुअल परसेप्शन है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज का क्लासिक 1 2 3 4 5 6, ठीक, यस। और कोई सवाल? कोई आदमी हमारे पास आए एटिकेट होके, अच्छा कपड़ा पहन के, जैसे हमको ऐसे लगे कि ये पैसादार आदमी है, लेकिन वास्तव में वो गरीब होता है, तो हम कैसे पहचान सके ये गरीब ही है, ये अमीर है? कोई बॉडी लैंग्वेज इसमें? वो 2-4 मिनट में बतला देगा, कोई ना कोई तरीके से। जब आप एक आवरण ओढ़ते हैं जो आप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई हरकतें उसके विपरीत चली जाती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इसको क्लासीफाई नहीं करता। तो इनफैक्ट जो बहुत औसत आदमी रहता है, उसको हम अपने नॉर्मल सेशंस में दिखाते हैं, भले आज औसत हो। हम लोग एक लाइन बोलते हैं, आप परिस्थिति से गरीब हो सकते हो, लेकिन सोच से गरीब नहीं होना चाहिए। तो परिस्थिति से गरीब हो, सोच से गरीब नहीं हो, तो हम आदमी को बोलते हैं भले एक जोड़ी कपड़ा रख, वो बेस्ट रख, घड़ी एक खरीद, बहुत घड़ी नहीं चाहिए, जब समर्थ होगा तो खरीद लेना, लेकिन एक घड़ी बहुत अच्छा रख। एक जूता, 10 जूते नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जूता अच्छा लो, ताकि एक बार जब मैं आपको देखूं, तो एक बार मैं जब आपको देखूं तो आपके बड़े होने की राय बनाऊं। तो वो तो प्रयास ही वो करने के लिए कर रहा है, उसको आप जज नहीं कर पाएंगे जब तक वो खुद गलती ना करे। तो आप सब ने इतनी देर मुझे धीरज से सुना, और सबसे खास बात, आपने इतने सारे सवाल पूछे, क्योंकि सवाल जब कोई नहीं पूछता तो उसके 2 मायने निकलते हैं, या तो पूरा समझ आ गया तो आपने जब इतने सारे सवाल पूछे, उससे मुझे अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों की चीज़ें क्लियर हुई। लेकिन लास्ट वार्निंग के साथ इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, किसी को नहीं बताना कि मैंने बॉडी लैंग्वेज का सेशन अटेंड किया है। अच्छा। रूल नहीं तो ऐसा करते ही आपके मन में आएगा, इसको बोल दूं, सुनो, तुम ना सुनने का नाटक कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, आपके अंदर इच्छा होगी बोल दूं करके। तो पहला तो किसी को नहीं बताना। सेकंड, अभी जल्दी से निर्णायक नहीं बनना, कुछ दिन पहले एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको लगे कि मेरा बताया हुआ और आपके परखने का तरीका एक हो चुका है, उसके बाद राय बनाना शुरू कीजिए। अभी शुरू में थोड़े दिन जैसे इंटर्नशिप करते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, देख रहे हैं, करना कुछ नहीं, देखना है, अभी देखना है खाली आप, ठीक। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम आपके आशीर्वाद के लिए, और कल हम मिलेंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और दिल खोल के बातें की। गुरुजी को ये सब अच्छा लगता है। गुरुजी का नेचर ऐसा है कि जब वो ओपन हार्ट होकर के कब कुछ सुनते हैं और देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। दिखावा उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, गुरुजी आप पाटनी साहब को कुछ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। ये कितनी अच्छी भाषा है एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग में, कि आप ये कह सकते थे कि कुछ कहें। अब मैं पब्लिक स्पीकिंग कोच के एंगल से बोला, लेकिन आपने बोला इनके बारे में कुछ प्रसन्नता व्यक्त करें। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है पब्लिक स्पीकिंग में कहने का। कल यही सर्जरी होगी दिन भर। खूब हमको मज़ा आया और जानने को मिला, और कल भी मिलेगा। हम सब साधुगण, आपने देखा कि बहुत रसपूर्ण आपकी बातें सुन रहे थे, बहुत खुशी हुई। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से इस ज्ञान में आगे बढ़े। सहजानंद स्वामी महाराज।